हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम टारगेट पर। तो यहाँ पर आज का हमारा एकदम से पूरा मतलब आज की क्लास पूरी टोटली प्राइमरी सुपर टेट के लिए समर्पित है। तो पहले हम यहाँ पर एक प्लान बनाएंगे। प्लान में एक हमारी स्ट्रैटेजी होगी बढ़िया सी। तो पहले सभी लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे और यही मैंने बोला था, 10 बजे का टाइम दिया था, 10 बजे का ये हाल है ना। तो देख लेते हैं। नोटिफिकेशन नहीं गया ना बिल्कुल भी। चलिए शेयर कर देंगे, सभी तक पहुंच जाएगा। एक बार जल्दी से स्टार्ट करेंगे। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी तक पहुंच जाए, तो जरूरी है ये। ठीक है, वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली, वैकेंसी बहुत ही जल्द आएगी। तो एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को शेयर करेंगे, जल्दी से वीडियो को शेयर करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ये कवर करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। पहले सबसे कोई भी एग्जाम देने चलिए, उस सबसे पहले उसका जो सिलेबस है उसे देखिए, उसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो पता होना चाहिए, कुल कितने विषय उसमें आएंगे वो पता होना चाहिए, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, कट ऑफ कितनी जाती है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं सुपर टेट का, मतलब इसमें पूरा सिलेबस कितना है और हर विषय में मतलब कौन कौन से टॉपिक इसमें शामिल हैं। क्लियर है? चलिए पेपर बहुत अच्छा हुआ। मैम सब कहते हैं मेरे चैनल से ये क्वेश्चन फंसा वो फंसा, पर आपका 150 फंसा। सही बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। पेपर अच्छा हुआ है, सबका अच्छा हुआ है, लगभग लगभग अच्छा हुआ। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज की क्लास। स्टार्ट करते हैं। जो कुछ लोग जुड़ चुके हैं, वेट कर रहे थे अभी तक जुड़ने का। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, जब सिलेबस की बात आती है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेपर। सब मैम का पढ़ाया आया था अभिषेक, सही में पता है। सभी में मैंने देखिए सारे जितने भी क्वेश्चन करवाए थे, मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी। पता है एकदम से कोई ना पेड क्लासेस मैंने कराई, ना कुछ भी कराया था, ना पेड क्लासेस थी, ना कोई भी पैसा लगा था, कुछ नहीं था, और बेस्ट कंटेंट था। मतलब पूरी मेहनत में एक नाज होता है, खुद पे गर्व होता है भाई, वैसे वाली गर्व की फीलिंग आ रही है। और आप लोगों ने मेहनत की है तो मुझे एकदम से और भी तगड़ी फीलिंग आएगी। मुझे मतलब एक होगा अपने स्टूडेंट पे थोड़ा सा नाज होगा, कह सकते कि घमंड भी होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एकदम से सुपर टेट के लिए एक पूरा प्लान बनाते हैं, प्लान पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसमें विषय कितने कितने हैं। हम यहाँ पर पूरी टोटली बात कर रहे हैं प्राइमरी सुपर टेट की। प्राइमरी सुपर टेट, अब आज का हमारा जूनियर सुपर टेट कंप्लीट होता है और यहाँ पर जूनियर सुपर टेट को भी मैंने जितना कोशिश की, पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी के साथ वहाँ तक लास्ट तक इसको पहुँचाया।
अब यहाँ पर हम टोटली अब चल रहे हैं प्राइमरी सुपर टेट के लिए। सभी बच्चे जिस तरीके से रिक्वेस्ट किए थे, और आज से ही मैंने लेट नहीं किया, कोई भी चीज़ शुरू की जाए आज से और अभी से की जाए। कबीरदास कहते हैं ना कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुर करेगो कब। तो आज ही स्टार्ट कर दिया। विषय में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है भाषा। भाषा आपकी तीनों पूछी जाएगी, हिंदी भी होगा, अंग्रेजी भी होगा, संस्कृत भी होगा। हिंदी भी इसमें पूछी जाएगी, अंग्रेजी भी, संस्कृत भी। पहले हिंदी अंग्रेजी ही थी, बाद में संस्कृत जोड़ी गई थी। तो ये 40 नंबर इसमें आएगा, ठीक है। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों मिला करके 40 नंबर का होगा आपका, ठीक है। अब आगे यहाँ पर बात करेंगे विज्ञान। आपका विज्ञान भी 10 नंबर का आएगा, और ये विज्ञान पता है आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। विज्ञान सिर्फ आप एससीईआरटी से पढ़ डालेंगे तो ये 10 नंबर आपका कवर हो जाएगा, बहुत ही आराम से आपका ये 10 नंबर कवर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आगे गणित की। गणित से यहाँ पर आपका आता है 20 नंबर, और बहुत सारे बच्चे यहाँ से हो जाते हैं परेशान, जो गणित के नहीं होते हैं, जो आर्ट्स वगैरह के होते हैं, और जो उसमें भी बायो के होते हैं। लेकिन ये जो मैथमेटिक्स होगा ना, ये बहुत स्टैंडर्ड लेवल का नहीं होगा, बड़ा स्टैंडर्ड इसका नहीं होगा, इसका स्टैंडर्ड डाउन होगा, मतलब नॉर्मल होगा। जैसे कि सामान्य गणित आती है ना, प्रतिशत हुआ, लाभ हानि हुआ, सामान्य ब्याज दर, ये सब ऐसे ही आएगा एकदम से। ये ऐसा नहीं होगा कि ग्रेजुएशन के लेवल का होगा, ठीक है। ये ग्रेजुएशन के लेवल का नहीं पूछा जाएगा इसमें, करेक्ट। अब आगे यहाँ पर हम बात करेंगे पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान की। इसमें भी ये भी 10 नंबर का आपका आएगा। पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान ये भी आपका 10 नंबर का आएगा। एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, जिससे कि सभी तक पहुंच जाए और संख्या आपकी ज़्यादा से ज़्यादा है, जिससे कि उन लोगों को जानकारी मिल जाए, तभी सही डायरेक्शन में पढ़ाई हो पाएगी। बात करेंगे शिक्षण पद्धति की। शिक्षण पद्धति आपका आएगा, ये भी 10 नंबर का आएगा। शिक्षण पद्धति में कुछ नहीं है, आपको बस खाली कम से कम अगर हम सही से वीडियो दे दें तो आपकी 2 से 2.5 घंटे की वीडियो होगी, ये पूरा खत्म हो जाएगा शिक्षण पद्धति इसमें, और आपका ये 10 नंबर कवर हो जाएगा। तो इसे देखिए, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे ना जिसमें कि हमें ज़्यादा करना नहीं होगा। जैसे शिक्षण पद्धति है, ये 10 नंबर का है, लेकिन ये अगर 2 से 3 घंटे की क्लास आपको दे देंगे, शिक्षण पद्धति आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान, इसको अभी ऐसे किनारे करके रखिए, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान को किनारे करके रखिए। अब बात करेंगे बाल मनोविज्ञान की करेंगे, ये भी 10 नंबर का आएगा। बाल मनोविज्ञान ये भी 10 नंबर का आएगा, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर इसे बस एक बार रिवीजन की ज़रूरत होगी। रिवीजन की ज़रूरत हम क्यों कह रहे हैं, आपने यूपी टेट और सी टेट इन सभी में पढ़ा है, यूपी टेट और सी टेट में इतना ज़्यादा पढ़ लिया है, वही बाल मनोविज्ञान आपके काम आएगा। अब मेन बात करेंगे यहाँ पर सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स की। सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो यहाँ से आपका तगड़ा पोर्शन कवर होगा। यहीं पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और आपको लगेगा भी ना कि आपने पूरा कवर कर लिया, लेकिन फिर भी वो आपका अधूरा ही रह जाएगा। यही एक ऐसा ये टॉपिक है जिसमें से ज़्यादा नंबर है और पढ़ने के लिए कोई मतलब अथाह है ये सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर। यही में हम आपको एकदम से अलर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी यही है, सबसे ज़्यादा नंबर यहीं से है और सबसे ज़्यादा पढ़ना भी आपको यहीं पर है। लेकिन आपका लगभग 80% तैयार है, और इस 20% में अगर आप लापरवाही करेंगे तो 80 तो जाएगा ही, और 20 तो तैयार ही नहीं होगा, 80 चला जाएगा। पूरा आपको 100 से स्टार्ट करना होगा, यानी 0 से आपको स्टार्ट करना होगा। तो कहने का मतलब ये जो आप जूनियर में अब तैयार किए सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स, इसे बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, एकदम से इसे लेकर के चलते रहिएगा। बस जितनी भी अभी जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना, नए बच्चे सुपर टेट के लिए जुड़ रहे हैं, प्राइमरी सुपर टेट के लिए, वो सभी आप लोग, हम आपको मैराथन क्लास दे देंगे करंट अफेयर्स की, वो तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग भी उन बच्चों के साथ जुड़ जाए जो कि जूनियर की तैयारी कर रहे हैं। और जो तैयारी कर रहे थे वो भी एक आध बार रिविजन कर लेंगे, जिससे कि भले एक बार में ना खत्म करिए, एक दिन में तो खत्म करिए। आपकी जो अभी स्पीड एक दिन पहले की थी पढ़ने की, वही स्पीड अगर रहे तो कितना बढ़िया रहे। चलिए वो स्पीड नहीं रहेगी, लेकिन उसकी आधी स्पीड तो जरूर रहनी चाहिए। तार्किक विज्ञान, रीजनिंग आपका 5 नंबर का आता है। रीजनिंग में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और ये ऐसा रहेगा ना, ऑब्जेक्टिव रहता है, आपको रीजनिंग में समय मिल जाता है। बहुत जो रीजनिंग बहुत पढ़ के जाते हैं वो आपका क्वेश्चन 10 सेकंड में करेंगे, आप बहुत होगा उसको 30 सेकंड में करेंगे, बस इतना ही होता है, अगर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रहे तो। ये सूचना प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं रहेगा। कंप्यूटर वगैरह थोड़ा सा आता है, कुछ अलग अलग से टेक्नोलॉजी जो आए हैं, मतलब थोड़ा सा करंट से रिलेटेड भी इसमें पूछा जाता है, और कुछ थोड़ा सा पुराना कंप्यूटर का बता दिया जाता है। तो यहाँ पर पूरा मिला करके एक तरीके से आप समझ सकते हैं ये कंप्यूटर का है, लेकिन इसमें कुछ नया होगा, ठीक है। रीजनिंग है,
ये 10 नंबर का। अच्छा, ये तार्किक ज्ञान था, उसी से वैसे ही रिलेटेड है, तार्किक ज्ञान भी, ये भी उसी से रिलेटेड है। रीजनिंग यहाँ पर आपका 10 नंबर का है, तो रीजनिंग पर भी फोकस कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, और पूरा मिला के ये हो जाता है आपका 150 नंबर। ठीक है, ये पूरा 150 नंबर कवर होता है। अब यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत किस पे? सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर की, यहीं पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, रीजनिंग आपका 10 नंबर, रीजनिंग भी आपने जूनियर में पढ़ी है, रीजनिंग भी आपका तैयार है। और यहाँ पर ये बचता सूचना प्रौद्योगिकी, ये 5 नंबर का जो टॉपिक है, एक दिन का है, एक दिन का है, ये टॉपिक पूरा आपका कवर हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी। बात करेंगे तार्किक विज्ञान और रीजनिंग की, जिसको नहीं आ रहा थोड़ा सा आपको टाइम देने की जरूरत है, बहुत होगा, आपको 2 हफ्ते दे देंगे ना, बहुत हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर बाल मनोविज्ञान की, बाल मनोविज्ञान आपका तैयार है, लेकिन तैयार होने के बावजूद भी कम से कम आपको इसमें 1 हफ्ते का टाइम आराम से देना पड़ेगा। शिक्षण पद्धति इसी के अंतर्गत आती है, लेकिन इसे थोड़ा सा डिटेल देखा जाएगा तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। हम तो इसको कहते हैं 3 घंटे की वीडियोस में हम कवर कर देंगे शिक्षण पद्धति। ठीक है, अब बचता है ये जो पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान है, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब आप यहाँ पर सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे ना, तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान आपका 10 नंबर का, ये भी इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, अलग से इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग से इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात करेंगे यहाँ पर जो विज्ञान है ना, इसको भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, ये विज्ञान जो आएगा ना सामान्य विज्ञान ही होगा, ये विज्ञान जो है सामान्य विज्ञान ही होगा, जो कि इसमें आ जाएगा आपका ये सामान्य विज्ञान में। तो कहने का मतलब विज्ञान का 10 नंबर जोड़िए और पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान 20 नंबर, और पूरा मिला के सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर में अगर आप जाएंगे तो 50 नंबर यहाँ पर रख लीजिए, और 2 टॉपिक इधर पीछे के आप खत्म कर दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखिए, समझना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है, किस तरीके से आप अपने ये सिलेबस को कम करेंगे। अब रही बात यहाँ पर आपकी गणित 10 नंबर जो हो गया, ये इधर रीजनिंग 10 हो गया, और तार्किक ये देखिए आपका 25 नंबर हो जाता है। जो टेक्निकली थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, 25 नंबर का ये हो जाता है। अगर जो बच्चे मैथमेटिक्स फील्ड के नहीं है, वो 25 नंबर थोड़ा सा भी माइनस करके चले, और जो बच्चे हैं वो तो 25 लेकर के ही चले, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे नहीं है उस फील्ड के, तो 25 नंबर इसका जानते हैं, धीरे धीरे से जो रीजनिंग आपने पढ़ी है, जो मैथमेटिक्स अभी आपने पढ़ी है, उसको भूलने मत दीजिए, थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करते रहिए। बात करेंगे यहाँ पर हिंदी की और संस्कृत की। मैक्सिमम बच्चों की हिंदी एकदम से तैयार है, आप अगर इसमें से कहेंगे 100 में 100% वो पा जाते हैं, हिंदी में पा जाएंगे, संस्कृत में पा जाएंगे। रही बात अंग्रेजी की, और अंग्रेजी का लेवल आपको मैं बता दूं, जो सुपर टेट, प्राइमरी सुपर टेट में अंग्रेजी का लेवल आता है ना, हाँ, यही हम सोच रहे थे, ये जो बिल्कुल सही, ये जो रीजनिंग है ना 10 नंबर की नहीं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका ये आ रहा है, ठीक, जीवन कौशल और प्रबंधन जो है, अच्छा रीजनिंग 5 नंबर की ही थी, जीवन कौशल और प्रबंधन एक टॉपिक आता है, यही मैं सोच रही थी कि इसमें है क्यों नहीं। जीवन कौशल और प्रबंधन जो है, जीवन कौशल और प्रबंधन है, ये आपको बता दें, जीवन कौशल और प्रबंधन से आप बहुत डरते हैं, लेकिन ये जीवन कौशल और प्रबंधन में बस एक कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, कि जिंदगी जीने का कौशल आपके अंदर कैसा है, किस तरीके से आप जिंदगी को जीते, यही जीवन कौशल है। बस इसका कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेते हैं, ये 1 दिन की क्लास है, 1 दिन की क्लास है जीवन कौशल और प्रबंधन, 1 दिन की क्लास है, बाकी आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट पर आधारित है, ये पूरा कॉन्सेप्ट पर आधारित है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इसको तो हम पूरा आपको एकदम से PDF के फॉर्मेट में, मतलब PDF ही पूरी दे देंगे, और साथ ही साथ में आपको 1 दिन की क्लास में समझा देंगे। बस ये 2 से 3 घंटे की क्लास होगी, ये भी ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 2 से 3 घंटे की। फिर इधर आपका ये हो शिक्षण पद्धति हो जाता है, और इधर आपको देखिए मैंने विज्ञान और पर्यावरण सामाजिक विज्ञान इसी में जोड़ दिया है। तो बचता है क्या आपके लिए पता है क्या क्या बचता पढ़ने के लिए, हम आपको बताते हैं, यहाँ पर पेज भी नहीं, आपके लिए क्या बचता पढ़ने के लिए। बाल मनोविज्ञान आप पढ़ेंगे, और इधर आप अगर किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है तो दूसरा आप इधर देखिए अंग्रेजी पर फोकस करिए, तीसरा आप यहाँ गणित पर फोकस कर लीजिए, ठीक है। और यहीं पर आप रीजनिंग अगर देना चाहते हैं रीजनिंग पर कर लीजिए, रीजनिंग पर देना ही चाहते हैं रीजनिंग पर दे लीजिए। चौथा आपका आ जाता है, ये चौथा आपका सामान्य ज्ञान, और ये सामान्य ज्ञान और आ जाता है करंट अफेयर हो जाता है, ठीक है, ये तो तगड़ा है। फिर उसके बाद 5वां आपका क्या आता है, 5वां इसमें अब 5वां कुछ नहीं आता। 5वां ये जो सूचना प्रौद्योगिकी है तुरंत खत्म करेंगे, और बाकी यहाँ पर कुछ नहीं आता। 4 चीज़ें आपकी हैं सॉलिड जो कि आपको पढ़नी है,
बस इतना है। और इतने में से आप सोच लीजिए, इतने में भी आप बहुत कुछ तैयार कर चुके हैं। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर आपका 80% तक तैयार है, इसे बिल्कुल भी मत गवाइए। और रही बात यहाँ पर बाल मनोविज्ञान की, ये भी तैयार है, खाली आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। रीजनिंग भी आपने कुछ न कुछ पढ़ा है। अब यहीं पर अब गणित और जिसका ये थोड़ा सा कम तैयार है, थोड़ा सा आप ध्यान देना शुरू कर दीजिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है। तो इस तरीके से आपके सब्जेक्ट बड़े कम हो जाते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसको कि हम एक क्लास में ख़त्म कर देंगे, एक क्लास में 2 से 3 घंटे की क्लास होगी, वो ख़त्म कर देंगे। करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें टॉपिक कौन कौन से होंगे। चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो विषय है, जो हमने अभी आपको विषय बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं इसमें विषय। एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और आप सभी को बता दें, डेली आप सभी की क्लासेस मॉर्निंग 2 बजे चलेंगी, दोपहर के 2 बजे चलेंगी और रात के 10 बजे डेली हम आपकी क्लास लेंगे। यही 10 बजे का टाइम होगा। नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम है 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद गणित में 1 लिखेंगे, फिर 1 डे एग्जाम टारगेट लिखेंगे। एग्जाम टारगेट जरूर आगे लिखेंगे, तब फिर आपको ये चैनल मिलेगा। अब यहाँ पर विषय के टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। विषय में आपका देखिए जो भाषा है, वहाँ से आपका व्याकरण आएगा और समझ आएगा। अब व्याकरण में आपके देखिए अंग्रेजी, हिंदी, ये इधर संस्कृत होगा। ठीक है, ये हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम गणित की बात करते हैं तो गणित में क्या क्या आएगा, गणितीय क्रियाएं आती हैं, विभेदीकरण आ जाएगा, दशमलव आता है, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज है, सामान्य ज्यामिति पूछा जाएगा, लाभ हानि पूछा जाएगा, फैक्टरिंग पूछा जाएगा, सामान्य बीजगणित होगा, संख्यात्मक क्षमता होगी, इसमें मात्रा होगा, अनुपात होगा, प्रतिशत होगा, आंकड़े। अब यहाँ पर आदि जोड़ा गया ना, तो हम आपको सिंपल सा बता रहे हैं, जिस तरीके से सामान्य गणित सभी एग्जाम में पूछी जाती है ना, सामान्य गणित जो पूछी जाती है डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वही यहाँ पर भी पूछी जाएगी, वही लेवल होगा। बहुत टफ नहीं होगा, बहुत हलवा नहीं होगा, अच्छा सा बीच का लेवल होगा यहाँ पर। अब आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए विज्ञान में, देखिए विज्ञान में जो अब यहाँ पर टॉपिक तो देकर के आदि लिखा है, तो विज्ञान में है पदार्थ की स्थिति है, गति बल है, ऊर्जा है, दूरी है, प्रकाश पूछा जाएगा, ध्वनि है, दैनिक जीवन में विज्ञान है, मानव शरीर है, जीव है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये सभी इसमें शामिल होंगे। इतना ऐसा यही टॉपिक है विज्ञान का, आपको इतना पढ़ना है। ठीक है। नहीं, अगर सबसे बेटर आप हमसे बुक पूछते हैं तो आप SCERT पढ़ लीजिए। SCERT में सब कुछ कवर हो जाएगा, विज्ञान का एक एक टॉपिक आपकी SCERT में कवर हो जाएगा। जो बच्चे पढ़े उनके लिए बहुत ही आसानी है, SCERT और NCERT। ठीक है, SCERT और NCERT है। बात करेंगे अब आगे पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान की। पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे। ठीक है, पृथ्वी की संरचना है, यातायात और सड़क सुरक्षा है, सौर प्रणाली है, सामान्य भूगोल है, भारतीय संविधान, वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था और चुनौतियां। तो ये बताइए पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान का आप ऐसा क्या पढ़ेंगे जो आप सामान्य अध्ययन में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो SCERT वाला हम सारा करवा देंगे ना, SCERT वाला हम सारा करवा देंगे, काहे परेशान है। तो यहाँ पर पृथ्वी की ये जितनी भी चीजें हैं ना, आप सामान्य अध्ययन में इसको जोड़िए। सामान्य अध्ययन में क्या इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको एकदम से सामान्य अध्ययन में जोड़ करके इससे किनारा कर लीजिए। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं बाल मनोविज्ञान में। यहाँ पर कुछ भी अलग से बताने की जरूरत नहीं है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो गए बच्चे की सीखने की पहचान, भिन्नता, सीखने को आसान बनाना और सीखने के कौशल की व्यवहारिक उपयोगिता क्या होती है। इसी टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो भी जब आपका प्राथमिक लेवल का है तो 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों के लिए जो व्यवहारिकता है वही पूछा जाएगा। और कुछ इसमें सिद्धांत भी आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक, ये हो जाएगा। अब आगे देखेंगे शिक्षण पद्धति। 1 मिनट, शिक्षण पद्धति की बात करते हैं। शिक्षण और कौशल होगा, सीखने के सिद्धांत, विकास और माप के तरीके। इसीलिए मैंने कहा था एक क्लास में 2 से लगभग 2.5 घंटे से बहुत होगा, हार्डली 3 घंटे की क्लास होगी। ये टॉपिक हम एक क्लास में खत्म कर देंगे, 3 घंटे भी नहीं लगेगा, खत्म कर देंगे एक ही बार में। ठीक है, चलिए एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जोरदार तरीके से। जितने भी हैं, जितने भी लाइव रहे, बस आपको एक काम करना, उतने लाइक और शेयर तो जरूर करके जाया करिए, बस इतना और कुछ नहीं। एकदम से फ्री क्लासेस एक बार कहा है तो हमेशा फ्री क्लासेस ही देंगे, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे। और हाँ, 10 बजे आपकी डेली क्लास स्टार्ट हो जाए, चाहे नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, आप लोग डेली टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए
तार्किक ज्ञान और रीजनिंग यही हो जाता है आपका यहाँ पर। इसमें प्रतीक और अंकन है, महत्वपूर्ण तर्क हो जाते हैं, घन श्रृंखला हो जाती है, पहेलियाँ होंगी और डाटा होगा, व्याख्या होगा, दिशाबोध परीक्षण होगा और कैलेंडर होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा, ब्लॉक होगा, वर्गीकरण होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आएंगी। और सामान्य ज्ञान में जो होगा वर्तमान मामले होंगे और साथ ही साथ में घटनाएं जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, सामान्य ज्ञान और करंट भी इसमें है। तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाएं होंगी, कला और संस्कृति होगा, ये होगा। और सूचना प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर तकनीकी होगा, कंप्यूटर, इंटरनेट होगा, शिक्षण में उपयोगी अनुप्रयोगी जो चीज़ें हैं वो होगी, कला शिक्षण और स्कूल प्रबंधन होगा। तो ये स्कूल प्रबंधन वगैरह में क्वेश्चन कुछ नहीं करवाना है, आपको कॉन्सेप्ट बता देना, कला शिक्षण और स्कूल प्रबंधन इन सभी का कॉन्सेप्ट बताते हुए फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपके शिक्षण में नई तकनीकी है ना, जो शिक्षण में तकनीकी है मेन इस पर फोकस करना है। शिक्षण में जो नई तकनीकी का प्रयोग किया जाता है यही सूचना प्रौद्योगिकी से आपके सिलेबस में मतलब है। ठीक है, बस इतनी चीजें आपको यहां तक समझ में आ रही है जो हम बताना चाह रहे हैं, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। और आपको बता दें ये जो सुपर टेट की परीक्षा होती है 2.5 घंटे की होती है और इसके लिए जो पास होते हैं यूपीटेट सीटेट यूपीटेट या सीटेट वही आवेदन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे आगे हम क्या बात कर रहे हैं, शिक्षण पद्धति ये तो हो गए, तार्किक ज्ञान ये अब यहाँ पर प्रबंधन और योग्यता है। ठीक है, जीवन कौशल प्रबंधन और योग्यता जो है वही है, आगे रीजनिंग नहीं है जो किसी बच्चे ने कहा भी था, तो आगे है यहाँ पर संवैधानिक और मूल शिक्षा की भूमिका, प्रेरणा, दंड, पेशेवर आचरण और नीति। बस यही है। हम आपको एक और कॉन्सेप्ट देते हैं, यहाँ पर जीवन कौशल है, तो जीवन मतलब जीने का कौशल और किस तरीके से आप प्रबंधन कर पाते हैं और आप में कितनी इस चीज़ के लिए योग्यता होती है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें होती हैं। बस एक कॉन्सेप्चुअल है, पूरी थ्योरेटिकल क्लास है जिसमें से कि आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति दी गई है, तो ऐसी स्थिति में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी भूमिका अदा करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको कि आप देखते हुए अपने विवेक के आधार पर सॉल्व कर ले जाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो प्रैक्टिस आप बहुत करेंगे तो तब भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर सुपर टेट में सिलेक्शन जो प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है, सुपर टेट में सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है ये देख लीजिए। पहली बात तो ये देखिए, इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं, प्रोसीजर की स्पेलिंग देख लीजिएगा। नहीं, प्रोसीजर में PROCCCCESCCU पता नहीं कितने प्रोसीजर आप लिख देंगे, तो प्रोसीजर में DURE होता है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते ना, देखिए जब भी क्लास में जुड़िए ध्यान से क्लास को देखिए। अगर आप 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट 15 मिनट टाइम दे रहे हैं तो उसे यूटिलाइज करिए, फालतू के डिस्कशन में समय ना लगाइएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, जिन उम्मीदवारों ने सीटेट या यूपीटेट उत्तीर्ण किया है वही उम्मीदवार केवल इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके मापदंड कैसे हैं, हाई स्कूल स्तर के 10% आपके अंक जोड़े जाएंगे, इंटरमीडिएट स्तर के आपके 10%, स्नातक स्तर के 10% और शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आपके 10% बीएड वगैरह। और फिर सुपर टेट जो रिटन एग्जाम होता है उसके 60% आपके जोड़े जाएंगे। इस तरीके से आपकी मेरिट बनती है और मेरिट में एक कट ऑफ भी पिछली बार लगाया गया था, तो उस जैसा सरकार कर दे तो इस हिसाब से होता है। और आगे यहाँ पर ये पूरे सिलेबस की हमने बात की है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेबस समझ में आ गया होगा। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो आप लोग इस तरीके से तैयारी करने के लिए स्टार्ट हो जाइए एकदम से। और आपकी 1 डे एग्जाम टारगेट पर कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी, 1 डे एग्जाम टारगेट पर। ठीक है, ध्यान से आप इसे नोट कर लीजिए। 1 डे एग्जाम टारगेट पर दोपहर के 2 बजे और रात के 10 बजे। देखिए, आप अगर हमने ये वादा किया कि आपको एक सीट दिलाएंगे तो उसके लिए आपको भी हमसे ये वादा ज़रूर करना पड़ेगा। हम अकेले वादे से कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमने ये वादा किया है तो हमारे वादे को सही करने के लिए आप लोगों को साथ देना होगा। हमने वादा तो कर लिया आपको एक सीट दिलाएंगे, आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे, हम कैसे एक सीट दिला पाएंगे बताइए? आप मेरे से भी वादा करिए कि जितना हम चलेंगे, अगर हम आपसे वादा ये कर रहे हैं कि हम आप 1 कदम चलेंगे तो हम 2 कदम चलने के लिए तैयार हैं, और आप हमसे ये वादा करिए कि मैम अगर आप 2 कदम चलेंगे तो हम 4 कदम चलने के लिए तैयार हैं, तभी हमारी आपकी ट्यूनिंग बन पाएगी। और अगर आप ऐसे करेंगे कि हम 4 कदम चल रहे हैं, आप जी एकदम से बढ़ ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे, खिसक ही नहीं रहे, फिर कैसे हो पाएगा? आप बताइए, नहीं हो पाएगा ना। तो मेरे से ज़्यादा आपको अलर्ट रहना, आपको अपने से और खुद के साथ साथ मुझसे भी वादा करना है कि मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसा करूँगी, तभी हो पाएगा कुछ। और आज के ज़माने में नौकरी इतनी आसान नहीं है, वो भी कितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ना कोई एग्ज़ाम हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है।
और साथ ही साथ में आपसे मैंने आज कह दिया है तो हमेशा ये कहेंगे फ्री कंटेंट होगा, फ्री क्लास होगी, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और बेस्ट कंटेंट कहीं से भी आप कंपटीशन करवा लीजिए, बेस्ट कंटेंट ना मिले तो आप कहिएगा, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल होगा, सब कुछ सही होगा। और आप टेलीग्राम से जुड़ जाए, टेलीग्राम की लिंक है, 1 लिखेंगे, फिर इसके बाद 1 लिखेंगे, फिर डे एग्जाम, 1 डे एग्जाम टारगेट, सब कुछ वही लिखेंगे, बस 1 के बाद आपको यहाँ पर बीच में 1 लिख देना है, बस ये, ठीक है। चलिए इतना है। अगर आप तैयार हैं, सच में दिल से तैयार हैं, तो लिख के रख लीजिए, 1 सीट आपकी कंफर्म है। हम पूरा एकदम से सिलेबस से चलेंगे और आराम से चलेंगे, और साथ ही साथ में आपके सारे सब्जेक्ट कराएंगे। सारे सब्जेक्ट के साथ साथ आपको यहाँ पर थ्योरी की क्लास भी देंगे, और साथ ही साथ में आपकी ऑब्जेक्टिव क्लासेस हम डेली करवाएंगे, ठीक है। चलिए इतना है, इतनी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर मैंने बता दिया। अब एक स्ट्रैटेजी ये समझ आती है कि देखिए जो हम क्लासेस कराएंगे आपको, पहले वहाँ पर देखिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ से शुरू करेंगे, और धीरे धीरे से बीच की जितनी चीज़ें होंगी हम उसको एक एक करके थ्योरेटिकल वो फॉर्म में देते जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है किसी भी। अगर आपके पास बहुत पैसा है तब आप कहीं पर जाइए, कोचिंग संस्थान में कहीं पर भी जाइए, कुछ भी जाइए, कैसे भी करिए, पेड कोर्सेज लीजिए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर उसका फायदा हो रहा है तब आप करिए, अगर नहीं फायदा हो रहा है तो करने की जरूरत नहीं है। बस आप कदम से कदम मिला करके चलिए। और साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो है आज की डेट में सेल्फ स्टडी, जो कि पहले से भी इंपॉर्टेंट रही है और आज भी रही है, इसकी महत्ता कभी कम नहीं होने वाली, चाहे जो भी जमाना चल जाए। सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। डेली कितने घंटे पढ़ाई करें ये जरूरी नहीं, बस इतना जरूरी है कि आपके पास जब भी टाइम रहे आप तभी पढ़ना शुरू करिए। खूब पढ़िए, और इतना पढ़िए कि बस 1 सीट इस बार नहीं मिली तो इतना जान लीजिए, अगर इस बार आप 1 सीट नहीं ले पाए तो फिर कभी नहीं ले पाएंगे। ये सच भी है और कड़वा सच भी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हो गई, और आज की हम क्लास यहाँ पर करते हैं स्टार्ट। आज की क्लास यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन पेपर के साथ, मतलब क्वेश्चन आपका यहाँ पर होगा जिसमें हम यहाँ पर कवर करेंगे। साथ ही साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे स्कोरिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्कोरिंग जो आपका है यहाँ पर आपका जीएस हो जाता है और करंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पूरा हमने 50 नंबर का बना दिया है, 50 नंबर का आपका जीएस और करंट जो हो जाता है, वहीं से आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे से। किस राज्य की लाल चेरी मिर्च को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? चलिए आ जाइए, एक बार आप लोगों का कमेंट चेक कर लेते हैं। पूरा जोश और जुनून हमेशा ऐसे ही मेंटेन रहना चाहिए आपका। आगे बढ़ते, नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, शाबाश। यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है सभी की। केरल है, सिक्किम है, असम है, तुक्का लगना शुरू हो गया है। चलिए भाई, विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है डी, सिक्किम है। विकल्प आपका यहां पर डी सही हो जाता है, सिक्किम है, 100% सिक्किम है। 1 मिनट जस्ट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोगों का कमेंट दिख गया। हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है, हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया जाता है? हृदय प्रत्यारोपण दिवस, करंट और जीएस आज की क्लास में। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए, 3 अगस्त। यहाँ पर हम मनोविज्ञान भी देखेंगे, आगे मनोविज्ञान भी देखेंगे और कुछ संस्कृत के भी क्वेश्चन देख लेंगे। हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त है। आगे, यासस तूफान का प्रभाव किस देश पर पड़ा? यासस तूफान का प्रभाव किस देश पर पड़ा है? यासस तूफान का प्रभाव किस देश पर पड़ा है? थाईलैंड है, अमेरिका है, मैक्सिको है, सिंगापुर है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, अमेरिका है। विकल्प आपका बी सही होता है, अमेरिका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व जस्टिस ने फिजी के सर्वोच्च, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व जस्टिस ने फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद की शपथ ली है? आगे देखिए, विकल्प यहां पर आपका कौन सा सही होगा? फटाफट से, बहुत बढ़िया, शाबाश। जोश कभी कम नहीं होना चाहिए, बाकी देख लेंगे एग्जाम धुआं धुआं करेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग एग्जाम को एकदम से, चाहे जो भी हो जाए। विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है ए, मदन बी लोकुर। विकल्प आपका ए सही होता है, मदन बी लोकुर है। जूनियर की जो कमी है ना प्राइमरी सुपर टेट में, कभी वो कमी नहीं होनी चाहिए,
जिससे कि लास्ट में जाते जाते हड़बड़ाहट न रहे, एकदम से कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और पूरा एकदम से मेरे पर आधारित होकर के चलिए। मैं पूरी गारंटी लेती हूँ। स्लीपिंग सिकनेस को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? आप लोगों को हम अपनी प्लानिंग भी बताएंगे, जिस तरीके से हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे ना वैसे बताएंगे। स्लीपिंग सिकनेस को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश है कौन सा? तो यहाँ पर विकल्प हमारा सही हो जाता है टोगो है। विकल्प आपका डी सही हो जाता है, टोगो है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर करंट का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जीएस का स्टार्ट हो जाता है। भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? विकल्प आप सभी के सामने है, चलिए फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? तो यहाँ पर विकल्प हमारा सही हो जाता है जवाहरलाल नेहरू ने। विकल्प आपका बी सही होता है। देखिए 14 जुलाई, ध्यान से देखते जाइए, यही सब में गलती करते हैं आप लोग। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित हुई थी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। कहाँ पर आयोजित हुई थी? वर्धा में आयोजित हुई थी और यहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। यही क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका सही जवाब आपका बी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित कौन विजयी हुआ था? 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित कौन विजयी हुआ था? विकल्प आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा? 10 राजाओं के युद्ध में कौन विजयी हुआ था? विकल्प यहाँ पर आपका दूसरा सही होगा, सुदास। फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए, ठीक है। चलिए, और ये देखिए भरत जन के राजन सुदास ने दाशरथी युद्ध में 10 राजाओं के एक संघ को पराजित किया था और यह युद्ध राबी, जिसका पुराना नाम है परुशड़ी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। राबी का ये नाम परुशड़ी नदी के किनारे हुआ था। और आपको बताते चलते हैं कि इस युद्ध में विजय के पश्चात भरत जन के आधार पर देश का नाम भी पड़ा था और इस युद्ध में आर्य और अनार्य 2 जाति के लोगों ने भाग लिया था। ये हो गया। अगला क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं 10, ये तो यही हो गया, सेम क्वेश्चन अगला है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? विकल्प आपका यहाँ पर पहला सही हो जाता है, 8 तेलुगु कवि थे। विजयनगर के महानतम शासक कृष्णदेव राय थे। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लासिकी युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? क्लासिकी युग कहा जाता है। विजयनगर के शासक थे, महानतम शासक में गिना जाता है कृष्णदेव। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग भी कहा जाता था, क्योंकि उनके दरबार में अष्टदिग्गज थे। ये अष्टदिग्गज तेलुगु साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि थे और ये 8 की संख्या में थे, इसीलिए क्लासिकी युग कहा जाता है। थोड़ा सा क्लासिकल सॉन्ग नहीं होता, बड़ा स्लो मोशन में चलता है, तो साहित्य के थे तो बड़ा फास्ट नहीं, एकदम से वो वाला सॉन्ग नहीं, रैप वाला सॉन्ग नहीं गाते थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक प्रमुख संस्कार है? नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? जैन धर्म है, वैष्णव, शैव या फिर शाक्त? विकल्प यहाँ पर आपका दूसरा सही होता है, वैष्णव धर्म है। विकल्प दूसरा सही होता है, वैष्णव धर्म है। नवधा भक्ति की जो संकल्पना है वैष्णव धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसमें क्या होता है जानते हैं? जिसमें ईश्वर की आराधना 9 प्रकार की भक्ति के द्वारा की जाती है। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की भक्ति के द्वारा की जाती है, जिसमें प्रमुख भक्ति जो होती है श्रवण होता है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, साख्य भाव है और आत्मनिवेदन है। इतनी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चलते हैं, वैष्णव जो भागवत धर्म है ना, इसी को ही वैष्णव धर्म के रूप में जाना जाता है और इस धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। अगला क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र रसदार फलों नींबू प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र रसदार फलों यानी कि नींबू प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? अब यहाँ पर देखिए, मरुस्थली है, मानसूनी है, शीतोष्ण घास भूमिया, भूमध्य सागरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नींबू प्रजाति के जो वो होते हैं फल होते हैं, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये भूलिएगा नहीं, आज देखिए पूछा भी गया था, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, ये जो सही होता है, कौन सा क्षेत्र रसदार फलों के लिए? विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है, भूमध्य सागरी है। भूमध्य सागरीय प्रदेश खट्टे रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है। और आपको बताते चलते, जो मानसूनी प्रदेश है इसमें गेहूं, चावल, इन सभी की खेती की जाती है। और जो शीतोष्ण घास भूमियाँ होती हैं, संसार का सबसे अधिक गेहूं
इन्हीं प्रदेशों से प्राप्त होता है। ठीक है, ये है इतनी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार जो झाड़ियां होती हैं वो पाई जाती हैं, जिनसे कि जल का वाष्पोत्सर्जन कम हो, जिनमें कि पत्तियां उनकी मांसल होती हैं और जो पत्तियां होती कांटों के रूप में रूपांतरित हुई रहती हैं, जड़ें बहुत नीचे तक जमीन में गई रहती हैं, ये सभी इनके अनुकूलन में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शीतोष्ण घास भूमि क्षेत्रों की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, आप लोगों के जोश और जुनून को सैल्यूट करते हैं। और आगे देखते हैं, शीतोष्ण घास भूमि क्षेत्रों की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, ये खाद्यान्न फसल इसमें आती है। ठीक है, खाद्यान्न इसमें आएगी, खाद्यान्न। अब यहाँ पर आपको बताते चलते, खजूर जो है मरुस्थलीय क्षेत्र का पौधा है। और रसदार फल, अभी आपको मैंने बताया, रसदार फल जो खट्टे रसदार फल होते हैं ये भूमध्य सागरीय है। अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया। खाद्यान्न जो है आपका ये शीतोष्ण घास भूमि क्षेत्र की है ये। और ये जो गन्ना है ये मुख्यतः बागाती फसल में आता है। ठीक है, बागाती फसल में आता है। और नगदी फसल, नगदी भी आप कहेंगे। चलिए, अच्छा, नगदी फसल में और कौन सी फसल आती है? मैंने आपको ट्रिक 2-3 बताई है। खरीफ की फसल की ट्रिक शॉर्ट वीडियो बनाया है, खरीफ है, रबी मैंने बताया है, जायद, और साथ ही साथ में मैंने नगदी फसल की ट्रिक बताई है। तो तीनों, ये चारों जो ट्रिक मैंने बताई है, वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा, लिंक हम आपको नीचे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो ट्रिक वाली वीडियो आपको शॉर्ट में हम देते रहेंगे, उसे जरूर देख लीजिएगा, आपको बड़ा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा शायद। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, ध्यान से देखिए। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। देखिए, कुछ आसान से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम आपको बताना है। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम, विकल्प आपका बी सी हो जाता है, गोबी है ना? गोबी नहीं है, गोबी है, गोबी एशिया का सबसे बड़ा। एशिया का पूछा जा रहा है भाई, एकदम से आंख मूंद के रिप्लाई नहीं करना है। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम है, विकल्प आपका बी सी होता है, गोबी है। गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया और चीन में अवस्थित है, मंगोलिया और चीन में अवस्थित है ये। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर हम कहेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। संगमरमर, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर देखिए, संगमरमर किसकी एक कायांतरित चट्टान है? संगमरमर किसकी एक कायांतरित चट्टान? पता, आपको एक चीज और बताते, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है चट्टानों से रिलेटेड। तो चट्टानों से रिलेटेड एक हम वीडियो जरूर बनाएंगे, वो चाहे 5 से 10 मिनट का ही क्यों ना हो। वहाँ से एक क्वेश्चन कौन सा है, किसमें जीवाश्म पाए जाते, किसमें नहीं पाए जाते, कौन सा किसमें रूपांतरित होता है, ये सारा उसमें हम कवर करेंगे। ये पूछा जाता है ना, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये विकल्प आप बताइए कौन सा सही होगा? विकल्प आपका यहाँ पर बी सी हो जाता है, संगमरमर चूने पत्थर की एक कायांतरित चट्टान है। ठीक है, चूने पत्थर, लाइमस्टोन भी अगर लिखा रहे ना तो घबरा मत जाइएगा कि अरे बाप रे, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, अब ये कहाँ से टूट पड़ा, तो लाइमस्टोन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर हम आपको थोड़ी कुछ चट्टान बताते हैं, उसके रूपांतरित रूप बता देते हैं। चट्टान इधर हम बताते जाएंगे और इधर रूपांतरित रूप बताते जाएंगे। आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा और यहाँ पर ध्यान से आप लोग अगर नोट करें तो नोट करते जाइए। जो ग्रेनाइट है इसका रूपांतरित रूप है नाइस, बेसाल्ट का रूपांतरित रूप है एम्फी बेलाइट में आ जाता है, और अगर ग्रेबो है तो सर्पेंटाइन हो जाता है, और बालू पत्थर है तो क्वार्ट्जाइट हो जाता है, चूना पत्थर है तो संगमरमर हो जाता है, शैल है तो शेल जो है वो स्लेट में बदल जाता है, कोयला है तो ये बदल जाता है इसमें ग्रेफाइट और हीरा में बदल जाता है। तो इतनी कुछ इंपॉर्टेंट थी इसमें, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर का कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम क्यों नहीं लिखते? देखिए, क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ पर 1, 2, 3 लिख देते हैं ना, जैसे मैंने ये इसके लिए 1 लिखा, फिर दूसरे के लिए 2 लिखा, जब हम यहाँ पर जोड़ने लग जाते पेज ना, 1, 2, 3 के बाद हमको ना 15वां मिल जाता है, 16वां मिल जाता है, फिर हम चौथा जोड़ने के चक्कर में हमारा बड़ा टाइम लग जाता है, कम से कम 10, 15, 20 मिनट लग जाता है। हमारी मतलब हालत ख़राब हो जाती है, आँखें और भी टूट फूट जाती हैं। तो 3 के बाद जब 15वां आएगा ना, आप लोगों को और भी डिस्टर्बिंग लगेगा। तो इसीलिए हम ये सोचते हैं कि ये नंबर ही नहीं लिखते हैं। 3 के बाद 15वां आएगा तो आप लोग खुद एकदम से डिस्टर्ब हो जाएंगे, 3 के बाद 15 कैसे आ गया, इसीलिए बल्कि कोई नंबर नहीं आता तो चलता रहता है, इसी तरीके से हम उत्तर बताते रहते हैं। ठीक है, राणा प्रताप सागर परियोजना है, राणा प्रताप सागर परियोजना, ये विकल्प आपका सी से हो जाता है, एक पन बिजली संयंत्र है ये। ठीक है, राणा प्रताप सागर परियोजना एक पनबिजली परियोजना है। ये कहाँ पर है, ये किस राज्य में है?
राणा प्रताप ये है राजस्थान में, कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। और किस नदी पर बनाया गया है? राजस्थान में तो है, नदी पर किस पे बनाया गया है? तो ये चंबल नदी पर बनाया गया। किस पर है? चंबल नदी पर बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला, पश्चिमी घाट को किस नाम से भी पुकारा जाता है? पश्चिमी घाट को किस नाम से भी पुकारा जाता है? पश्चिमी घाट को और किस नाम से हम पुकारते हैं पश्चिमी घाट को? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा पश्चिमी घाट को। विकल्प आपका सी सही होता है, सह्याद्री। विकल्प आपका सी सही हो जाता है, सह्याद्री है। ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी पुकारा जाता है। और ये लगभग आप देखेंगे ये ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के पश्चिमी तट के सारे कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। पूरा कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ पश्चिमी घाट, जिसे हम सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, एक क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, जम्मू और कश्मीर में। शाबाश, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, जम्मू कश्मीर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, गुजरात में सबसे ज्यादा क्या उत्पादन किया जाता है? सरसों, मूंगफली, गन्ना, सूरजमुखी। केरल में आपको बता देते हैं रबर है, नारियल है, छोटी इलायची और मसालों का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है केरल में। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करते हैं सेब है, सेब है कि नहीं है? गुजरात में मूंगफली है, गुजरात में मूंगफली, बहुत बढ़िया, गुजरात में मूंगफली है। ठीक है, सेब हिमाचल प्रदेश में भी होता है और जम्मू कश्मीर में भी होता है। अभी जब सेब थोड़ा सा महंगा सस्ता इनको देना पड़ता है तो हम लोग को बहका देते, कहते हैं ये हिमाचल का आया हुआ है, ये जम्मू कश्मीर का आया हुआ है, पता नहीं कौन किस में दे देते, कुछ समझ ही में नहीं आता। आगे, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए, भूतापीय ऊर्जा है। इसका मतलब जो प्राकृतिक ऊर्जा हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में गर्म झरने गिरते हैं ना, तो उसका जो प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है भूतापीय ऊर्जा है। भूतापीय मतलब भूमि के अंदर के ताप का प्रयोग करके जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भूमि के अंदर बहुत ताप है, बहुत गर्मी है, तो उसी का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिसे हम कहते हैं भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए, और अगर हम ये पवन ऊर्जा की बात करते हैं ना, पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा, पवन ऊर्जा की जो ऊर्जा होती है सबसे ज़्यादा किस राज्य में प्राप्त की जाती है? तो ये गुजरात और राजस्थान में, पवन ऊर्जा गुजरात और राजस्थान में अधिक प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा ध्यान से देखेंगे कौन सा है? प्रोटीन की इकाई है। प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन की इकाई, बिल्कुल सारे हम थ्योरी करवाएंगे, पूरी थ्योरी करवाएंगे। ठीक है, थ्योरी के बिना कुछ नहीं होगा, थ्योरी की क्लासेस होंगी। आज हमारी पहली क्लास है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस है करंट और इस पर है, तो यहाँ पर करंट हम आपको देंगे, एक साथ प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसे आप जरूर पढ़िए। फिर उसके बाद से जीएस और ये करंट हम साथ साथ में ये दोनों कराते रहेंगे। प्रोटीन की इकाई है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड। विकल्प आपका सी सही होता है, अमीनो एसिड है। रुकना नहीं चाहिए, ब्रेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बस इसी का ध्यान रखना है। विकल्प आपका सी सही होता है। प्रोटीन की जो इकाई है अमीनो एसिड है। पूरे कितने प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, हम आपको हमेशा बताते हैं। जैसे एक प्रोटीन, ये पूरा एक माला समझिए, ये माला है, तो माला में जो मोतियां हैं वो अमीनो एसिड है, और पूरा जो माला बनती है वो हो जाती है प्रोटीन की। पूरी माला प्रोटीन बन जाती है, और जो इसके बीच बीच में जो मोती हैं वो बनाते हैं आपके अमीनो एसिड बनाते हैं। करेक्ट। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, बस इतना ही आप जानिए, ठीक है। और ये न्यूक्लियोटाइड की हम बात करते हैं तो डीएनए की, चलिए न्यूक्लियोटाइड भी आपको बताते हैं। डीएनए आप जानते हैं ना, डीएनए जो एक आनुवंशिक पदार्थ का ये संचरण करता है, तो ये डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। इसकी जो निर्माण की इकाई है, मतलब एक निर्माण की इकाई की हम क्या बात करते हैं, ये जो हम कह रहे हैं इसका मतलब क्या है। जैसे हमारा शरीर है, मान लेते शरीर, ऐसा है नहीं लेकिन मान लेते ये शरीर है, तो शरीर के निर्माण की इकाई क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हमारी कोशिका है। संरचनात्मक मतलब ये हमारे शरीर को एक संरचना प्रदान करती है, एक ढांचा प्रदान करती है। और कार्यात्मक हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी कोशिका में ही
जीवन की सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। उसी तरीके से डीएनए की जो कार्यात्मक और संरचनात्मक यानी कि जो छोटी इकाई है उसे हम क्या कहते हैं, उसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। जैसे ये कोशिका नाम है, प्रोटीन का जो संरचना मतलब एक कार्य जो छोटी सी इकाई है, सिंपल सी भाषा में कहें जो यूनिट है अमीनो एसिड है, वैसे डीएनए की न्यूक्लियोटाइड है। और अगर हम बात करेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज की तो ये कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैकेराइड है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज द्वारा प्राप्त किया। यहां पर ये देखिए, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज फिल इन द ब्लैंक की पद्धति द्वारा, वंशज फिल इन द ब्लैंक यहां तक होगा, वंशज की पद्धति के द्वारा प्राप्त किया। आप पढ़ेंगे समझ में आएगा। किस मतलब यहां पर यही पूछा गया, किस पद्धति के द्वारा, किस पद्धति के द्वारा प्राप्त किया गया। तो यहां पर विकल्प आपका बी से हो जाता है, स्वपरागण यहां पर ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, स्वपरागण कहते किसे हैं, जब एक पुष्प है, अब ये परागकण का जो परागकण का जो कॉन्सेप्ट है, पुरुष जो मतलब पुष्प का, ये जैसे पुष्प है ना, ये पुष्प भी नहीं बनेगा जल्दी से, तो इसमें यहाँ पर देखिए ये स्त्री केसर वाला भाग हो जाता है। तो यहाँ से ऐसे ऐसे गुड़हल में आप देखते होंगे ना, ऐसे ऐसे पतली पतली सी संरचनाएं निकली रहती हैं। जो पुष्प का पुंकेसर यानी कि जो मेल पार्ट होता है, वहाँ से आपके यहाँ से छोटे छोटे पॉलन ग्रेन निकलते हैं, जिसे हम कहते हैं परागकण कहते हैं। यही परागकण यहाँ से निकल करके जब ये स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो आगे यहाँ पर जा करके ये इधर पूरा अंडाशय में, मतलब ये पूरी प्रक्रिया होती है एक तरीके से नर और जो मादा का एक तरीके से संलयन हो जाता है, तो फिर यही कहलाती है पूरी प्रक्रिया परागण की कहलाती है, जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन कहलाती है। और ये परागकण बस इसके अंदर का जो छोटा छोटा पार्ट होता है वही परागकण कहलाता है। तो ये स्वपरागण की परिभाषा क्या है, जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, मतलब जो पुष्प है ये दूसरे पुष्प पे जाने की इसकी जरूरत नहीं है, वही पुष्प से निकल करके इसी के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित, पौधा वही रहे या फिर दूसरे फूल पर जाए, या तो उसी पुष्प पर या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प तक जाता है, तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, परपरागण में ये क्या होता है, एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के, मतलब वहां पर पौधा चेंज हो जाता है परपरागण में। ठीक है, उसे हम परपरागण कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट था, मैंने इसलिए बताया कि यहाँ पर सेम पौधा रहता है, सेम पौधे के सेम फूल रहते हैं और दूसरे फूल भी हो सकते हैं, लेकिन पौधा सेम रहता है, लेकिन परपरागण में पौधा चेंज हो जाता है। आगे बताते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, थोड़ा सा टाइम लिया लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी था। समझ में आ गया? चलिए, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? शरीर में अधिकतम ऊर्जा का संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? प्रोटीन है, ग्लाइकोजन है, विटामिन है, वसा है। विकल्प आपको कौन सा सही होगा? हमारा उद्देश्य ये है कि एक बार आप पढ़िए, भले आपको बोरिंग लगने लग जाता है लेकिन एक बार पढ़िए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो थोड़ा सा अगर टफ क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए ना तो आप लोग सही करके आएंगे, तो फिर हमें टीस नहीं रहेगी ना। बस ये है, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? विकल्प आपका डी सी होता है, वसा होता है इसका सही। प्रोटीन नहीं, प्रोटीन ऊर्जा नहीं देगा भाई, प्रोटीन ऊर्जा नहीं देता है, प्रोटीन ऊर्जा नहीं देता है ना ना ना, गलत है, एकदम से गलत है। वसा होगा या कार्बोहाइड्रेट होता तो वो हो जाता है। शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा वसा में संचित होती है, ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक ऊर्जा वसा में संचित होती है। और 1 ग्राम, एक क्वेश्चन पूछा गया, 1 ग्राम वसा के टूटने पर 9.1 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन यहीं पर अगर 1 ग्राम प्रोटीन टूटती है या जलती है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? 4.2 कैलोरी। इसीलिए तो ये कहा जाता है जब वेट हमें कम करना होता है तो प्रोटीन वगैरह ज़्यादा जोड़ दिया जाता है, और क्योंकि कैलोरी इसमें ज़्यादा होने लग जाती है, कैलोरी हो जाएगी तो हमें वेट गेन हो जाएगी, यही सारी चीज़ तो होती है। आगे, रतौंधी निम्नलिखित के कारण होती है। रतौंधी निम्नलिखित के कारण होती, किसकी कमी से होती? कितने भी विकल्प बहुत स्टैंडर्ड दे दिए जाए एकदम से दिखाने के लिए, तामझाम करने के लिए, लेकिन मेन रीजन क्या है आपको बताना है यहाँ पर। रतौंधी निम्न में से किसके कारण होती? विटामिन, आपका विकल्प आपका बी से होता है, विटामिन ए की कमी से। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहाँ पर विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल है।
ठीक है। अच्छा, अब आपको बताना है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताएंगे। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है ये भी आपको ये तो है, आपने देख लिया। आगे मछली का लीवर भरपूर होता किससे, मछली का लीवर भरपूर होता किससे, मछली के लीवर में क्या ज़्यादा पाया जाता है, मछली के लीवर में क्या ज़्यादा पाया जाता है? विकल्प आपका सी से हो जाता है विटामिन डी, विटामिन डी से भरपूर होता है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मछली का लीवर होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और अगर संपूर्ण मछली की बात करते हैं, संपूर्ण मछली, तो उसमें विटामिन ए पाया जाता है। संपूर्ण मछली की अगर हम बात करते हैं तो उसमें विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन अगर मछली के लीवर की बात करते हैं तो विटामिन डी पाया जाता है। अच्छा, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी आती है। अगला क्वेश्चन है, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किससे, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किससे, विषाणु, प्रोटोजोआ, फंगस या फिर जीवाणु द्वारा एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। विकल्प यहां पर आपका कौन सा सही होगा? विकल्प सी से हो जाता है आपका फंगस के द्वारा। ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष फंगस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और जिसका नाम है एस्परजिलस। क्या नाम है? एस्परजिलस। करेक्ट। अच्छा, अब यहां पर आपको बताना है विषाणु की खोज किसने की है, विषाणु की खोज की है आइवानो वास्की ने की थी। और ये कहाँ पर किसमें की थी? तंबाकू के पौधों में की थी, तंबाकू के पौधों में इन्होंने खोज की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। और इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। इवानोवास्की, या फिर आप जैसे भी प्रोनाउंसिएट करिए इवानोवास्की, ये भी लिख देते हैं नाम से, अगर बोलने से ना समझ आ रहा हो तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है, चलिए जल्दी से बताइए। यहाँ पर डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? पी किसको बताता है? डीपीटी, आप कहते हैं ना डीपीटी का टीका, डीपीटी का टीका, ये डीपीटी में पी किसे संदर्भित करता है? पी किसे संदर्भित करता है? विकल्प आपका बी से हो जाता है पर्ट्यूसिस, विकल्प आपका बी से होता है पर्ट्यूसिस है। ठीक है, और डीपीटी का अगर हम पूरा रूप बताएं, डीपीटी का पूरा विस्तार क्या है? डी से आपकी डिप्थीरिया हो जाती है, डी से डिप्थीरिया, पी से क्या होगा? पी से पर्ट्यूसिस, ठीक है, टी से टिटनेस है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं? जैसे परमाणु है, ये परमाणु है और ये केंद्रक है, इसके चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं, उन पर ऋण चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन। बिल्कुल भी एकदम से मतलब आंख मूंद के रिप्लाई करनी है, आंख मूंद के रिप्लाई करनी है, ये तो एकदम से पिद्दी सा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही जवाब है इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ये घूमता रहता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि प्रोटॉन की संख्या होती है। और अगर केंद्रक में बात करते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्त स्थिति में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्त स्थिति में पाया जाता है? जो सदैव मुक्त स्थिति में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जो प्रकृति में सदैव मुक्त स्थिति में पाई जाती है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए है स्वर्ण है, विकल्प आपका ए सही होता है स्वर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसी के साथ ये क्रिया नहीं करती, संयोग नहीं करती है। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन सा होता है? कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप क्या होता है? हीरा है, ग्रेफाइट है, कोक है, काजल है। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, हीरा है। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप जो होता है वो हीरा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किस में रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? निम्नलिखित में से किस में रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? किस में? अब विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो विकल्प आपके यहाँ पर सी सही हो जाता है, बैटरी है। विकल्प सी है, रासायनिक ऊर्जा। देखिए बैटरी में जो ऊर्जा होती है ना, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं भोजन के रूप में संचित होती है। अब भाई बैटरी में अलग से कुछ नहीं होता, जो बैटरी में जितना मटेरियल भरा पड़ा है ना, उसी से आपको ऊर्जा निकालनी है। तो ये जो कभी भी भोजन के रूप में जो ऊर्जा संचित होती है ना, वो रासायनिक ऊर्जा ही होती, चाहे वो हमारे भोजन के रूप में खाने में हो या फिर, एक मिनट,
या फिर पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है उसमें भी, सभी में रासायनिक ऊर्जा ही रहती है। तो एक कॉन्सेप्ट इस तरीके से हमने आपको बताया। मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? एग्जाम हॉल वाला छोड़ दीजिएगा, एग्जाम हॉल वाला छोड़ दीजिएगा, हाँ, तो वो हृदय स्पंदन ज़्यादा होता है। यहाँ पर सही सही में बताइए कितना होता है? वहाँ पर तो 96 भी कम पड़ा होगा। विकल्प आपका यहाँ पर सी से हो जाता है 72 बार। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक निश्चित सीमा के बाद वित्तीय घाटा किस रूप में अग्रसर होगा? एक निश्चित सीमा के बाद वित्तीय जो घाटा होगा किस रूप में अग्रसर होगा? स्फीति है, अविस्फीति है, सुस्ती है, आर्थिक गतिरोध है। विकल्प आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी से बताइए। विकल्प यहाँ पर आपका डी से हो जाता है आर्थिक गतिरोध है। विकल्प आपका डी से होता है आर्थिक गतिरोध है। सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले फिल इन द ब्लैंक में प्रस्तुत किया गया। सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले कहां पर प्रस्तुत किया गया था? यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, स्वीडन है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है ए, यूएसए में। कहां पर? यूएसए में। आगे बढ़ते नेक्स्ट है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? प्रथम योजना, द्वितीय योजना, तृतीय या फिर चतुर्थ योजना? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प आपका डी से हो जाता है चतुर्थ योजना है। भारत के पहले केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष कौन था? भारत के पहले केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष कौन था? भारत के पहले केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष, विकल्प आपका सी से हो जाता है विट्ठल भाई पटेल। आप लोगों की रिप्लाई नहीं आ रही, आप लोगों की रिप्लाई नहीं आ रही, क्या बात है? आप लोगों की रिप्लाई नहीं आ रही। अभी से एकदम से सुस्ती में ना रहिए, एकदम से सुस्त होकर के नहीं रिप्लाई करना है। पहली क्लास एकदम से जानदार। उसके बाद से आपको बता दें डेली आपकी 2 बजे क्लास होगी, हाँ, और रात के 10 बजे क्लास है। और मॉर्निंग में एक क्लास हम फिक्स करने वाले हैं, वो या तो 9 बजे करेंगे या तो 10 बजे करेंगे। 9 या 10 बजे दोनों में से एक करेंगे और फिर हम आपको कल बता देते हैं। और आपको जैसी सुविधा हो आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्रकार की अधिक समानता को लाना होता है? प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्रकार की अधिक समानता को लाना होता है? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक? समाजवादी सिद्धांत का क्या मतलब है? वो किस प्रकार की समानता लाना चाहता है? विकल्प आपका डी से हो जाता है आर्थिक रूप से सभी मतलब इक्वल हो जाए। समाजवादी सिद्धांत होता है कोई बहुत अमीर ना हो जाए, कोई बहुत गरीब ना हो जाए। आर्थिक समानता लाने की कोशिश करते हैं, जो निचला तबका होता है वो भी उठाने की कोशिश की जाती है। बहुत सारी योजनाएं इसीलिए उनके लिए आती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह पहला राज्य कौन सा जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? आपको बताना है निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? विकल्प यहां पर आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है दूसरा, आंध्र प्रदेश है। करेक्ट। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल में विकल्प आपका कौन सा सही होगा? तो ये विकल्प आपका ये सही हो जाता है भारत के राष्ट्रपति। बिना सोचे समझे आंख मूंद करके रिप्लाई करनी है। चलिए यहां पर अब आगे जो हम देखेंगे ना, आगे जो देखेंगे वो भी आगे ही हम कर सकते हैं। तो यहां पर चलिए आगे ही देख लेते हैं। ये देखिए, अलग से करने की क्या जरूरत है? इरोस शब्द संबंधित है। इरोस ये आपका यहाँ पर हमने देखिए ये लिया है, बाल मनोविज्ञान स्टार्ट हो जाता है। बाल मनोविज्ञान भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया। इरोस शब्द संबंधित है किससे? जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति, भय मूल प्रवृत्ति या फिर प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? इरोस शब्द संबंधित है, विकल्प आपका ए सही हो जाता है, जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। ठीक है, फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा है। फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को किसने बांटा है? फ्रायड ने बांटा है। और इन्होंने मूल प्रवृत्तियों को 2 भागों में बांटा है। जीवन मूल प्रवृत्ति है और दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो जीवन मूल प्रवृत्ति को हम कहते हैं इरोस कहते हैं, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को हम कहते हैं थैनाटोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये यहाँ पर लिखा है, देखिए, थैनाटोस कहते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, थैनाटोस और इरोस। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए
अहम निर्देशित होता है, अहम निर्देशित होता है, अहम निर्देशित होता है, अहम निर्देशित होता है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? अहम निर्देशित होता है। विकल्प आपका बी सी हो जाता है, वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा। विकल्प आपका बी सी होता है, वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा। अहम वास्तविक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, जबकि इदम जो होता है, अदम इदम है ना, और पराअहम है। देखिए अदम है, सॉरी अहम है, इदम है और पराअहम है, ठीक है, तीन है, आपको तीनों बताएंगे। अहम निर्देशित होता है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, इदम निर्देशित होता है पार्श्विक इच्छाओं के द्वारा, और जो पराअहम होता है ये सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। तीनों चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई। क्लियर है? क्लास आपको कैसी लग रही है आप लोग जरूर बताइए। क्लास आपको कैसी लग रही है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक से ही हम आगे कुछ कर पाते हैं। ध्यान आकर्षित होने की, ध्यान से देखिएगा, ध्यान आकर्षित होने में फिल इन द ब्लैंक किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ध्यान आकर्षित होने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? थैंक यू, थैंक यू। ध्यान आकर्षित होने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है उद्दीपन की तीव्रता। उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा आपके वायुमंडल में, सॉरी पर्यावरण में या वायुमंडल ही कह सकते हैं, आपके बाहरी वातावरण में जितनी तीव्रता के साथ कुछ भी घटित हो रहा होगा उतना ही ज़्यादा आपका ध्यान आकर्षित होगा। धीरे से कोई पिन चुभोएगा आपका ध्यान कम आकर्षित होगा, ज़्यादा तेजी से चुभोएगा ज़्यादा आकर्षित होगा। थोड़ी सी अच्छी चीज़ है उतना आकर्षित नहीं होगी, लेकिन बड़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है तो तुरंत आकर्षित होगी। जो बाहर कुछ हो रहा है उसी को हम उद्दीपन कहते हैं, और जो हम उसके अकॉर्डिंग मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं उसी को हम अनुक्रिया कहते हैं। उद्दीपन और अनुक्रिया का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। जैसे हमने पिन चुभो दी, पिन क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। हमने हाथ को हटा लिया, हाथ का हटाना क्या हो गया? अनुक्रिया हो गया, ठीक है। उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसकी तरफ उतना ही ज्यादा आकर्षित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है कैसी? विषम है, अनियमित है, सामयिक है, संचयी है? आगे देखिए, प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है कैसी? विकल्प यहां पर आपका डी सी हो जाता है, संचयी है। विकल्प आपका डी सी होता है, संचयी है। प्रत्ययों के बनते रहना, प्रत्ययों का जो कॉन्सेप्ट है उसके बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत क्या होता है? अलग अलग तथ्यों का संग्रह होता है, अलग अलग तथ्यों का संग्रह होता है। जैसे कोई कॉन्सेप्ट हमने बनाया, कॉन्सेप्ट बना लिया, कॉन्सेप्ट बना कैसे? एक ही संचयी प्रक्रिया है। कॉन्सेप्ट बना कैसे? ये तथ्य हमने पढ़े, वो तथ्य पढ़े, ये चीज़ पढ़ी, वो चीज़ पढ़ी, तो दिमाग में जो तथ्य है ना उनको हम संग्रह करते जा रहे हैं। संग्रह करते करते हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है, कॉन्सेप्ट का निर्माण होता जा रहा है। तो संचयी का मतलब होता है वही इकट्ठा होता जा रहा है, मतलब संग्रह होता जा रहा है। बात समझ में आ रही है? आगे अब यहां पर आगे देखिए, पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द आपको बताना है। सब कुछ इसमें इंक्लूड किया मैंने। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द क्या है? पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द क्या है? विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है पौर्वात्य। पाश्चात्य का विलोम विपरीत अर्थक शब्द पौर्वात्य है, और पूर्वी का विलोम क्या होता है? पश्चिमी होता है। नवीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है, ठीक है। आगे, प्राचीन शब्द का विलोम क्या है? प्राचीन शब्द का विलोम क्या है? प्राचीन शब्द का विलोम चलिए आप लोग भी बताइए, प्राचीन शब्द का विलोम। विकल्प यहां पर आपका बी सी हो जाता है, अर्वाचीन है। विकल्प आपका बी सी होता है, अर्वाचीन है, ठीक है, अर्वाचीन है। ये वर्तमान, समीचीन, नवीन ये सही नहीं है इसके अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची क्या है? आम का पर्यायवाची, आम का पर्यायवाची क्या है? चलिए जल्दी से बताइए, ये सारे क्वेश्चन तो एकदम से हलवा आ गए हैं। आम का पर्यायवाची, अरे एक मिनट, यहाँ पर तो और विकल्प होंगे ना। ये देखिए पर्यायवाची नहीं है, देखिए क्योंकि और सारे तो मिल ही रहे थे। विकल्प यहाँ पर सी से हो जाता है अम्बु है। ये जो अम्बु है ये आम का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि अति सौरभ, सहकार है, रसाल, ये सभी। रसाल के साथ साथ अगर आम्र आ जाए, आम्र, फिर फल श्रेष्ठ, आम्र के साथ साथ फल श्रेष्ठ और अमृत फल, ये सभी
किसके, आम के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि जो अम्बु है किसका है, ये जल का पर्यायवाची, करेक्ट, ये जल का पर्यायवाची। यहां तक क्लियर हो गया, शाबाश। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जंगल में लगने वाली आग का सही विकल्प चुनना है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं। अरे भाई इसको थोड़ा सा नीचे ही कर लेते हैं, यही देख लेते हैं। जंगल में लगने वाली आग, ये आ जाइए, ये आ गया विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बी, दावानल कहते हैं इसको, कहते हैं बी दावानल है। जंगल में लगने वाली आग दावानल है। समुद्र में लगने वाली आग जो है, समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वानल कहते हैं। अच्छा, जठरानल किसे कहते हैं, जब पेट में लगने वाली आग होती, पेट में लगने वाली आग को कहते हैं जठरानल। और अनल क्या है, आग का पर्याय शब्द है, आग का पर्याय शब्द है। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। 1 लिखने के बाद फिर आपको एक गिनती लिखना है, एक, फिर 1 डे एग्जाम टारगेट है। बस ये टेलीग्राम की लिंक है, आप लोग इससे जुड़ जाइए। टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अपडेट होती रहेंगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीमा किस कवि की ममता का नाम है, सॉरी माता का नाम है। नीमा किस कवि की माता का नाम है, नीमा किस कवि की माता का नाम है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, कबीरदास की। अपनी मम्मी का नाम भूल जाना है, लेकिन बाकी जितने भी क्वेश्चन है ना उसमें से सबकी मम्मी का नाम जरूर याद करना है, पेट में भी लग जाती है। हाँ, विकल्प यहाँ पर आपका सी से हो जाता है। नीमा जो है ये कबीरदास की माता का नाम है। कबीरदास निर्गुण संत धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, निर्गुण कबीर, ठीक है। और देखिए इन्होंने कबीर का पालन पोषण किया था। एक विधवा ब्राह्मणी थी जिसके विषय में मतलब बहुत सारी बातें भी हैं, बस इतना जानते रहिए। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता तो माता होती है। तुलसीदास विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तुलसीदास की विनय पत्रिका की भाषा क्या है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा, हाँ नीरो नीमा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर तुलसीदास की विनय पत्रिका की भाषा आपको बताना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास की विनय पत्रिका की भाषा है, विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, ये ब्रज भाषा है, ठीक है। तुलसीदास के ब्रज भाषा के में रचित जो और अन्य काव्य हैं उसमें आता है वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, और कृष्ण गीतावली भी है, कृष्ण गीतावली भी है, और साथ साथ में गीतावली भी है, दोहावली भी है, इनकी इसी में ही है, ब्रज भाषा में। कवितावली, ये सभी ब्रज भाषा में ही है। अगला क्वेश्चन हमारा, सूफी काव्यधारा के पहले कवि हैं, सूफी काव्यधारा के पहले कवि, सूफी काव्यधारा के पहले कवि कौन है, सूफी काव्यधारा के पहले कवि। विकल्प आपका बी से हो जाता है, मुल्ला दाऊद है, ठीक है। सूफी काव्यधारा के पहले कवि मुल्ला दाऊद हैं, और इनकी प्रसिद्ध जो कृति है, मुल्ला दाऊद की एक प्रसिद्ध कृति है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, चंदायन है। क्या है, चंदायन है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन, थके तो नहीं है ना। जायसी किस परंपरा के कवि हैं, जायसी किस परंपरा के कवि हैं, जायसी किस परंपरा के कवि हैं। आप लोग थके तो नहीं है ना। जायसी विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, प्रेमाख्यानक परंपरा के कवि हैं। ये आप तो कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। प्रेमाख्यानक परंपरा के और अन्य जो प्रमुख कवि हैं उसमें आते हैं कुतुबन आते हैं, मंझन आते हैं, उस्मान आते हैं, नूर मोहम्मद, ये सभी आते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मधुमालती किसकी रचना है। भाई जल्दी से बताइए, मधुमालती किसकी रचना है, मधुमालती किसकी रचना है। विकल्प आपका यहाँ पर बी सही हो जाता है, मंझन की है। अभी मैंने आपसे बताया भी ना, मंझन जो है प्रेमाख्यान परंपरा के कवि माने जाते हैं, तो मधुमालती लिखेंगे कौन, जो प्रेमाख्यानक धारा के होंगे वही लिखेंगे। मधुमालती के रचनाकार मंझन है, और ये कुतुबन की रचना है मृगावती, कुतुबन की रचना है मृगावती, ठीक है। जायसी की रचना है, जायसी की रचना पद्मावत है, जायसी की रचना पद्मावत है, ठीक। और मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, ठीक। ये यहाँ पर आपके हो जाते क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, संस्कृत भी करना चाहेंगे आप लोग। मातृ शब्दस्य अंतः
एतद् भवति, मातृ शब्दस्य अंतः एतद् भवति। ये क्या है? इकारांत है, अकारांत है, ऋकारांत है, अकारांत, क्या लिखा है इसमें? क्या होगा? मातृ शब्दस्य अंतः एतद् भवति। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, कुछ लोग तो रोने लग गए। विकल्प सी सही हो जाता है, सब आएगा, हिंदी भी आएगा, हिंदी भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, और साथ ही साथ में आपका संस्कृत तो आएगा ही आएगा। नहीं आती ना, कोई बात नहीं, सदैव उर्दू ले लेना। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, ये हो जाएगा। ये मातृ शब्द ना ऋकारांत स्त्रीलिंग होता है, ऋकारांत स्त्रीलिंग होता है ये मातृ शब्द। वैसे भी नाम से पता चल रहा है ऋकार स्त्रीलिंग, लेकिन ऋकारांत पूछा है, ठीक है, ऋकारांत स्त्रीलिंग में होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सह निवसामः, यहाँ स्थित स्थान हेतु सह उपयुक्त। ये क्या पूछा जा रहा है भाई? ये सेंटेंस पूरा नहीं है, तो यहाँ पर आप लिखिए, देखिए, वयम, वयम फिल इन द ब्लैंक सह निवसामः, यहाँ स्थित स्थान हेतु उपयुक्त शब्द लिखिए, तभी तो स्थान होगा, नहीं तो स्थान हम कहाँ खोजेंगे? इसके आगे बगल तो स्थान तो है ही नहीं है। तो विकल्प यहाँ पर आपका सही क्या होगा? तो यहाँ पर सही हो जाएगा ये पी, देखिए, आनंदेन। ये पूरा कुछ सही पूरा नहीं था, तो विकल्प आपका तीसरा ही सही होगा, आनंदेन है। वयम आनंदेन सह निवसामः, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपनेत्रम समासः। उपनेत्रम समासः कौन सा समास है इसमें? उपनेत्रम समासः कौन सा समास है? तत्पुरुष है। आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर जाना पड़ेगा भाई, मुनमुन ब्लॉग पर, मुनमुन ब्लॉग पर यहाँ पर आप जाएंगे तो हमें आप लोग देख सकते हैं। उपनेत्रम समास, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, अव्ययी भाव है, ठीक है, अव्ययी भाव समास है इसमें। उपनेत्रम में अव्ययी भाव समास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्ययी भाव में अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। चलिए नेक्स्ट है, जैसे आप एक एग्जांपल और, यथा कामम, यथा कामम होता है ना, यथा कामम, तो ये भी है इसी अव्ययी भाव समास का। अगला क्वेश्चन है, सर्वेशः इत्यत्र संधिः का, सर्वेशः इत्यत्र संधिः का, इसमें कौन सी संधि है? तो विकल्प आपका बी सी हो जाता है, सर्वेश, सर्वेशः में गुण संधि है। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आदिगुणा होता है ना। यदि आ के बाद ई उ री या बड़ी री और री आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है, ओ हो जाता है, अर हो जाता है, अल हो जाता है, ठीक है। सर्वेशा में क्या होगा? सर्वधन ईशा होगा ना, सर्वधन ईशा होगा, तो आ और ई मिलता है, सर्व का आ और इसका ई मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना। तो ये हो जाता है सर्वेशा, मतलब विकल्प आपका दूसरा सही हो जाता है, गुण संधि है, सही है। पंचतंत्र का पंचम तंत्र कौन सा है? विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है, विकल्प ए अपरीक्षित कारक है, ठीक है। पंचतंत्र का पंचम तंत्र अपरीक्षित कारक है, और पंचतंत्र के इस अंतिम तंत्र में विशेष रूप से जो विचार पूर्वक कार्य करने पर मतलब बल दिया जाता है, नीति पर बल दिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब किसी भी कार्य को करने से पहले उसे भली भांति सोचना विचारना पड़ता है, सोच विचार कर लेना चाहिए, कुछ ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ये वाली क्लास हो जाती है आपकी कंप्लीट। आपको कैसी लगी अब पता नहीं, इसका मुझे तो पता भी नहीं है कि रिवीजन वाला कहाँ गया, कैसे गया, कहाँ है, कुछ नहीं पता है। कैसे रिवीजन की क्लास होगी? तो रिवीजन की क्लास ऐसे करेंगे, कल करवा देंगे, हैं? सही है कि नहीं है? क्या करूं मैं? रिवीजन भी मिठाई क्लास लगी। रिवीजन कैसे कराऊं मैं? कहाँ गया इसका? हमको पीडीएफ ही नहीं मिलेगा भाई, कैसे करूं मैं?
सही बता रहे, मैंने ना रिवीजन विश वो ओपन ही नहीं किया है कुछ पता। हाँ, ब्रज भाषा कन्फ्यूजन है। चलिए एक काम करेंगे, जैसे कल ना स्टार्ट करेंगे जब इस क्लास को, तो तुरंत पहले रिवीजन के साथ ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिवीजन के साथ ही क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज आप लोग यहाँ पर डेली देखिए, डेली आपकी 10 बजे मॉर्निंग 10 बजे सॉरी दोपहर के 2 बजे आपकी क्लास होती है, दोपहर के 2 बजे आपकी क्लास होती है, और रात के 10 बजे आपकी क्लास होती है, और सुबह के लिए हम आपका टाइम फिक्स करेंगे 9 बजे या 10 बजे क्लास, ठीक है। आज आप लोग इतना क्लास ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ में आप ये बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी। पहली आपकी प्राइमरी सुपर टेट की क्लास थी, प्राइमरी सुपर टेट की आपकी क्लास थी, और कल आपको देखिए, और हम शॉर्ट वीडियो में आपको जितनी भी ट्रिक वगैरह है वो आपको बताते चलते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने अब इससे पहले बताई है ट्रिक, तो खरीफ की है, रबी की है, जायद की है, नकदी फसल की ट्रिक है, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। दोनों वीडियो 2 मिनट का है, बस खाली 2 मिनट का आपके यहाँ पर चारों टॉपिक तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और डेली का डेली आप लोग जुड़िए, बस मेरे साथ जुड़ेंगे, एक वादा यही हमने कहा कि मेरे साथ चलने का वादा करेंगे, तभी आपको सफलता मिलती रहेगी, ठीक है। तो रिवीजन क्लास हम कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो पहले ये वाला रिवीजन कराएंगे, पहले रिवीजन क्लास हो जाएगी आज वाली, फिर उसके बाद से हम कल की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कल हम आपको और भी वीडियोज़ पहले प्रोवाइड कराते हैं। आज तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बनाया, आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया, फिर उसके साथ साथ क्लास भी कराई, ये आज का पूरा था। और डेली का डेली जुड़िए, और आप लोग एकदम से अपना नोट्स बनाते रहिए, जिससे कि लास्ट में खाली आपको रिवीजन करना पड़े, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए आज का सवाल है पहला, शीतोष्ण घास भूमि। अगर आप लोग ओरल करना चाहते हैं तो हम ओरल करवा सकते हैं। शीतोष्ण घास भूमि की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? शीतोष्ण घास भूमि की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? और दूसरी आपसे हम ये पूछें, दूसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तीसरा है, भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैंने पूछे हैं, 3 क्वेश्चन आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिएगा, जीएस और करंट से रिलेटेड है। और साथ ही साथ में यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन आप बताइएगा जो कि हमारा है मनोविज्ञान से संबंधित है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपसे पूछते हैं, जो चौथा क्वेश्चन है थैनाटोस ये किससे संबंधित है? थैनाटोस ये किससे संबंधित है? यहाँ पर हो जाता है आपका ये कंप्लीट। बहुत बढ़िया। मरण से मरने से। अच्छा ये बताइए, ओरल टेस्ट अगर करना चाहते हो तो ठीक है करा दें, नहीं तो कल करा देते हैं, आप लोग जैसा थके हों, ठीक है। कल ठीक है, कल कराते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ अभी आप लोग एकदम से थके होंगे, आज एकदम से सो जाइए, अभी कुछ मत करिए, अभी एकदम से सो जाइए, अभी पूरी तरीके से सो जाइए, कल और एनर्जी के साथ क्लास को ज्वाइन करिए। अभी आप एकदम से आज सो जाइए, फिर उसके बाद से कल पूरी एनर्जी के साथ, हाँ पूरी एनर्जी के साथ और आइएगा। अभी आप लोग सो जाइए। लालच है वैकेंसी का, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही। चलिए फिर हम करा देते हैं, उसमें क्या है, आ जाइए ओरली टेस्ट करिए। अच्छा सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? हम नहीं थकते हैं, हम कभी नहीं थकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? महिलाओं से, पुरुषों से, बेटियों से या फिर बेटों से संबंधित है? चलिए जल्दी से आप बताते रहिए। ओरल टेस्ट में ऐसे होता है, ओरल टेस्ट में आपका हम ऐसे कराते जाएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना ये बेटियों से संबंधित है, और बेटियों से संबंधित ये किसकी योजना है? केंद्र सरकार की ये बचत योजना है, केंद्र सरकार की ये बचत योजना है, ठीक है। चलिए सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है?
कर्नाटक है, तमिलनाडु, केरल है, आंध्र प्रदेश है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? सबरीमाला मंदिर। अगला क्वेश्चन, इतना अगर आप लोग बता ले जाए सबरीमाला का, तो फिर अगला क्वेश्चन आपका है, सबरीमाला के बाद आपका यहाँ पर आ जाता है केंद्रीय आलू अनुसंधान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? बहुत बढ़िया। ये देखिए, हमने आपसे पूछा सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है, तो ये सबरीमाला मंदिर ये केरल में है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपका हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर देखिए, शिमला है, मसूरी है, गुवाहाटी है, कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाता है शिमला में। और अगला हमारा क्वेश्चन है कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कुडनकुलम ये केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। कुडनकुलम ये आपका कहाँ सही होगा? च्युइंगम सर ये तो चिपका देंगे या तो ब्लॉक कर देंगे, दोनों में से एक तो कर ही देंगे। विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर सही हो जाता है तमिलनाडु। चलिए, जोजिला दर्रा कहाँ पर है? 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 हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान में है। ये बताइए। साथ में अगला क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ था? संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ था? 1980, 82, 86, 87 कब पारित हुआ था? ये जोजिला दर्रा का सही जवाब हो जाता है आपका जम्मू कश्मीर है। जोजिला दर्रा का आपका जवाब हो जाता है जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट यहाँ पर आप आगे बढ़ते हैं तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा? 1986 है विकल्प आपका, ये सही हो जाता है 1986। अगर हम डेट की बात करते हैं तो 23 मई 1986 को, 1986 को 23 मई 1986 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अच्छा, इसरो के द्वारा, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो पहले तो ये बताइए इसरो की स्थापना कब हुई है? इसरो की स्थापना आप बताते रहिए। और साथ ही साथ में ये बताइए इसरो के द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? मंगलयान कब लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा? ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मंगलयान में हम आपको विकल्प देते हैं 2015 है, 2011 है, 2012 है और 2013 है। कौन सा सही होगा आपका? मंगलयान का कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही है, 1969 हो जाता है। इसकी स्थापना का सही जवाब हो जाता है। और इसकी स्थापना 1969 हो जाती है। और ये मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? 2013। अगर डेट की बात करते हैं 5 नवंबर 2013 इसका सही जवाब होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग या फिर जवाहरलाल नेहरू ने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? दूसरा हमारा क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 525, 552, 550 कितनी है? दो क्वेश्चन मैंने आपको फटाफट से पूछे, प्रार्थना समाज की और यहाँ पर लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या। इसका सही जवाब हो जाता है प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग हो जाता है और इसकी हो जाती 552 हो जाती है। करेक्ट। अब आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा दिवस है, पूछा भी जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प आपको देते हैं, 22 अप्रैल है, 22 मार्च है, 22 जनवरी है, 22 फरवरी है। 4 क्वेश्चन। और साथ ही साथ में जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, दिवस से रिलेटेड। अब जैव विविधता दिवस का हम विकल्प भी नहीं देंगे, आपको बताना है डायरेक्टली। पृथ्वी दिवस का सही जवाब हो जाता है 22 अप्रैल, 100% 22 अप्रैल है। अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं, आर्यभट्ट हैं और चाणक्य हैं, कौटिल्य, चंद्रवरदाई। 4 विकल्प आपको मैंने दे दिया।
और अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? अगला क्वेश्चन, 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया? 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया? बिल्कुल सही, राज तरंगिणी के सही हो जाते कल्हड़, राज तरंगिणी के सही हो जाते कल्हड़। और यहाँ पर ये देखिए, भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति, सबसे युवा राष्ट्रपति, अभी रिप्लाई नहीं आई है। अरे राष्ट्रपति राजीव, देखो इन लोगों को पगलाए हैं सभी। नीलम संजीव रेड्डी नहीं है। अभी ये देखिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसकी रिप्लाई है अक्कितम अच्युतन नंबूदरी। और ये किस भाषा के लेखक थे? किस भाषा के लेखक थे? किस भाषा के? किस भाषा के? तो इनका उत्तर सही हो जाता है मलयालम। मलयालम, मलयालम भाषा के लेखक थे ये। ठीक है, चलिए। अच्छा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क, मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? आप लोग जल्दी से बताइए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, सीपीयू कहते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, आगे ये बताइए, चेचक किसके द्वारा फैलता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चेचक किसके द्वारा फैलता है? पहले रिप्लाई आपकी आनी चाहिए, जीवाणु है, विषाणु है। जीवाणु या फिर विषाणु, बस दोनों में सही बताना है, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा आपसे मेहनत नहीं करवाएंगे। जीवाणु या विषाणु है। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विषाणु नहीं वायरस बताएं। बहुत सही, तो कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ लिए हैं। आगे यहाँ पर देखिए, अब आपको बताते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है और सिक्किम है। इनमें से आपको बताना है कौन सी जो 7 सिस्टर्स में नहीं है। 7 सिस्टर में कौन नहीं है? जो 7 बहनें मानी जाती ना, तो इनमें से कौन 7 सिस्टर में नहीं शामिल है? आगे 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 फटाफट से, एडवर्ड जेनरस, वोरस वायरस, वारियोला। बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम से हमारे एकदम अंग्रेज बच्चे हैं पूरे, अंग्रेज वो भी स्टाइलिश वाले। शाबाश, बहुत बढ़िया, स्टाइल में रहने का, ऐसे रिप्लाई भी करने का। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है असम। कौन बोलिस? सिक्किम ना सोचे दिखा दो यहाँ विकल्पों में, सिक्किम सही हो जाता है। आगे देखेंगे, आगे पट्टचित्र देखिए, पट्टचित्र, पट्टचित्र चित्रकला शैली, चित्रकला शैली ये किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? आगे देखिए, किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम है, आंध्र प्रदेश है, मेघालय है, ओडिशा है। किससे संबंधित है ये भाई? क्या बात है भाई, ओडिशा। ओडिशा सही जवाब है, इसका हो जाता है, सही जवाब है ओडिशा है। इसका सही जवाब क्या होता है? ओडिशा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की एसआई यूनिट क्या है? 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 मोल है। अच्छा, ये बताइए आप लोग जल्दी से, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? 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 जल्दी से बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? शाबाश, बहुत बढ़िया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है नीदरलैंड। नीदरलैंड, ठीक है। हाँ, द हेग है, द हेग है, होग होग लिखे हैं। अच्छा, यहाँ पर बताइए, लाइकेन कैसा पौधा है? लाइकेन कैसा पौधा है? विकल्प ए है परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी। फटाफट से बताइए, लाइकेन कैसा पौधा? परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी।
हम लोग ना रिकॉर्ड बना रहे हैं, रिकॉर्ड ये बना रहे हैं, बच्चों की संख्या का रिकॉर्ड नहीं, ये रिकॉर्ड बना रहे हैं कि एग्ज़ाम देने के बाद भी हम लोग फिर भी जुटे हुए हैं। खुद के ऊपर भी अच्छा लग रहा है कि हम लोग आलसी ना बच्चों की कैटेगरी में आए ना आलसी टीचर की कैटेगरी में आए, तो अच्छा लग रहा है, अच्छी सी फीलिंग आ रही है। ऐसे होता है, समझौता नहीं करना है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, परिस्थिति के आगे तो बिल्कुल भी झुकना नहीं है। देख लेते हैं इसको भी। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, लाइकेन सहजीवी पौधा है। लाइकेन किसके साथ साथ इसका सहजीवन होता है, किसके साथ साथ होता है इसका सहजीवन, कवक और शैवाल के साथ होता है। कवक और शैवाल का जो साथ साथ में एक कॉम्बिनेशन होता है उसी को कहा जाता है शैवाल, उसी को कहा जाता है लाइकेन। कवक ये अपना इसको खनिज लवण देता है और शैवाल इसको भोजन प्रदान करके देता रहता है। तो इसी तरीके से दोनों साथ साथ एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते, इसी को कहा जाता है सहजीवन। ठीक है, आगे चलेंगे। जब आप लोग थक जाइएगा ना तो फिर बता दीजिएगा, हम यहाँ पर इसे कर देंगे खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हाँ, प्लासी का युद्ध जो हुआ था, प्लासी, पानीपत का नहीं पूछेंगे, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? पहली बात तो ये बताइए हुआ कब था, प्लासी का युद्ध हुआ कब था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ कब था? 1857, 1757, 1957, 1965। हम वेट कर रहे हैं किसी का गलत हो। 1885 आए तो गबई किया। 1557 कहाँ बा विकल्पों में के बारे से 1557 रुक जा, 1557 प्रतिभा मिश्रा अगिया में चश्मा लगा हुआ। चलिए यहाँ पर देखिए 1757 होगा, कोई बात नहीं, वो गलती से हो जाता है, लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसे गलती ना वहाँ 2 दिन खाना नहीं फंसता है। 1757 सही हो जाएगा। और इसमें किसके किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। कुछ बच्चे तो ऐसा रिप्लाई करते हैं जो उन विकल्पों में ही रहता है वो मार देते हैं। अच्छा, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत मैडम क्यूरी, बी सही हो जाता पियरे क्यूरी, सी होता अल्बर्ट आइंस्टाइन। विकल्प आपको कौन सा सही होगा? सापेक्षता का सिद्धांत। और हम तो यहाँ तक वेट कर रहे थे, अभी कोई 1857 जरूर बताएगा, और कोई 1857 ना बता 1557। आगे यहाँ पर हमारा सापेक्षता का सिद्धांत सही हो जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा माना जाता है? भारत का पहला संचार उपग्रह, पहला संचार उपग्रह, पहला संचार उपग्रह कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पर देखिए मोनाको है, आकाश है, एप्पल है, लीची चौथा कोई नहीं है। यहाँ पर बताइए तीन में से कौन सा सही हो? चार मैंने दिया है विकल्प। आगे देखिए, तो यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा एप्पल है। कौन सा है? एप्पल है। ठीक है, अच्छा ये बताइए जल्दी से, बार्क, बार्क जानते हैं? छाल नहीं, बार्क, बार्क BARC, बार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर? कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई। विकल्प आपको कौन सा सही होगा? फटाफट से आप लोग बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाता है बार्क का मुख्यालय है, सही जवाब इसका होता है मुंबई है। बार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? संविधान सभा का विचार सबसे पहले आपको बताते चलते स्वराज पार्टी में, ये मोतीलाल नेहरू ने दिया था। इसको छोड़ दीजिए, विकल्प ही नहीं बन पाता सही से। और अब बात, चलिए टिहरी बांध कहाँ पर है? टिहरी बांध कहाँ पर है? टिहरी बांध, टिहरी बांध, टिहरी बांध किस राज्य में? टिहरी बांध किस राज्य में है? बेंगलुरु नहीं होगा इसका सही जवाब, बार का मुख्यालय, बार का मुख्यालय इसका सही जवाब हो जाता है मुंबई में। बार का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो मुंबई में है। और मैंने और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, टिहरी बांध किस राज्य में है? टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, और मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। किस, कहाँ पर है? ठीक है, टिहरी बांध उत्तराखंड में। तो साथ साथ में ये बताइए किस नदी पर है? चंबल नदी पर, महान नदी पर है, सरयू नदी पर, भागीरथी पर है। उड़ीसा कौन बोलिस? कुल बधवा उड़ीसा फेंक देबा तो उत्तराखंड में कुछ रहेगी? खाली ऐसे मुंह बनाए उत्तराखंड मुंह बाय खड़ा रहे।
विकलांग भाखड़ा नांगल, भागीरथी नदी है भैया, ओका हिंदी में लिखा तब ज़्यादा समझ में आए। भागीरथी के एकदम लिख देते मतलब लागत है कि वो सिंगापुरी लैंग्वेज में भागीरथी। ठीक है, कौन नदी पे? भागीरथी नदी है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन। अच्छा, जब संगीत उद्योग में उपलब्धि मिलती है, संगीत उद्योग में, जैसे हमने बड़ा संगीत बहुत अच्छा सा गा लिया जबकि मेरा बहुत ही बेसुरा है, संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? कौन सा अवार्ड होता है? पुलित्जर अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, ऑस्कर पुरस्कार? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? तो यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है चंबल। देखा, ये विकल्प संगीत वाले में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। क्या दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। हाँ, अब अच्छा ये बताइए, ग्रे क्रांति जो होती है ना, ग्रे क्रांति, ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन हो गया, और साथ ही साथ में अब ये देखिए एक, अरे रुका भैया, भागा ना, खाद्यान्न उत्पादन हो गया और फिर उसके बाद से उर्वरक उत्पादन हो गया और सोना उत्पादन हो गया। कौन से संबंधित है? गर्मी ना है, ग्रैमी अवार्ड कहते हैं, गर्मी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड लल्ला। तो यहाँ पर अंडा से संबंधित है ग्रे क्रांति, करेक्ट? ग्रेनो, ये सही जवाब हो जाता है, उर्वरक है। अंडा से हो जाता है सिल्वर क्रांति, खाद्यान्न से हो जाता है हरित क्रांति, सोना से कौन सी क्रांति आएगी? कोई ऐसी क्रांति हो जाए जिससे सोने के उत्पादन बढ़ जाए, हैं? चलिए, अच्छा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? अब हमको गाने से ना बड़ा साहित्य टाइप, अब साहित्य अकादमी का मुख्यालय बताइए, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय महाराष्ट्र, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय साहित्य अकादमी का मुख्यालय ये हो जाता है नई दिल्ली में। चला, अच्छा, विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कुल प्रदेश वाला जोड़ दिए हम, आप लोग का फेवरेट क्वेश्चन बन गया। विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य, फेवरेट इसलिए ना, देखिए पीछे कितना बढ़िया ताल वाला जोड़े हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कौन सा सही होगा? के रोवत है भैया एकदम बल्टी भर भर के। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ये देखिए, तो इसका सही जवाब हो जाता है एपी, मतलब एक का सही हो जाता है विकल्प आपका, ये सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था उस समय वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, चेम्सफोर्ड, लिट्टन। कौन सही होगा? और आगे क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो यहां पर ये सही जवाब हो जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। विकल्प यहाँ पर चेम्सफोर्ड सही हो जाता है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय की गणना है ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। अरे जनरल डायर गोली चलवाए थे और ये चेम्सफोर्ड वहां पे वायसराय थे, दोनों अलग अलग है ना। अगला हमारा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, तगड़ा क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य आ जाते, मौलिक कर्तव्य बोल तो दिया, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन। चलिए ये बताइए, मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया है? 41वां, 42वां, बता ले जाओगे तुरंत, 43वां और 47वां है। देखा नूरोजी, दादाजी का नाम आप लोग मॉडर्न रख दिए एकदम से, नैरोजी नोरोजी हो गए हैं। दादा नूरोजी, दादा जहाँ वहीं सोचिए बार हमारे बच्चन
एकदम खुश। हाँ 42वां सही हो गया, 42वां संशोधन है और ये 1976 1976 का। यहीं पर बता दीजिए मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह का लिखा थे हमारे खुदे समझ में ना हो। मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? मोपला विद्रोह कब और कहाँ पर हुआ था? मोपला विद्रोह आपको डेट अगर हम बता देते हैं 1920 है, 21 है, 22 है, 24 है, कब हुआ था? ये हो गया। कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। चलो बताओ फटाफट से सबन। केरल तो सही हो गया, और तुक्का मारा नकलची, केरल हो गया, केरला से केरल हो गया। सबके इतने शॉर्ट नाम पड़ जाएंगे ना, राज्य भी एकदम से शर्माने लग जाएगा। 1821, बहुत नजदीक। देखा हम 1821 के को ऑप्शन दिए है, सही बताओ सबन कहाँ हुई हुआ? 1821 का हमने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, 1900 का दिया है कि 1821 में पहुंच गए। हमारे ऊपर भी थोड़ा सा यकीन करो ना सभी लोग। 1921 है इसका सही जवाब मोपला विद्रोह का, और ये हुआ था केरला में। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ जगह मिली है। अच्छा, यूएनडीपी का मुख्यालय, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? क्लास को अभी खत्म कर देते हैं। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनडीपी का मुख्यालय हेडक्वार्टर, बस अब तुरंत खत्म करने वाले, ठीक है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? विकल्प दे दें? पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन डीसी है और दुबई में है। कौन सा सही होगा? हाँ न्यूयॉर्क इसका सही जवाब हो जाता है। न्यूयॉर्क अब लिखने में हमको ना कई बार कट पिट करना पड़ेगा। आगे गीता रहस्य ग्रंथ, गीता रहस्य ग्रंथ, गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की? गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की? लाल बहादुर शास्त्री, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। इतिहास वाले में नाम देना ना विकल्प बड़ा आसान होता है, इतने नाम हो जाते हैं, कुछ नहीं तो इधर स्वतंत्रता सेनानी में लाल बहादुर शास्त्री से लेकर इनके सारे नाम दे दिए जाए। साइंस वाले में ना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, टिपिकल ये हो जाता है कि जल्दी से पहुंचा नहीं जाता है, तो ये हो पाता है। तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक हो जाता है गीता रहस्य का। अच्छा, धान की जो खेती होती है ना, वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन गैस होती है, ब्यूटेन गैस होती है। धान की खेती से कौन सी गैस निकलती है? धान की जो खेत होते हैं वहाँ से। तो धान के खेत से विकल्प आपका कौन सा सही होगा? गीता तिलक। विटामिन के ई का मैंने पूछा था ना रासायनिक नाम, टोकोफेराल हो गया, विटामिन के का बताइएगा, विटामिन के का रासायनिक नाम। और धान की खेत से ये हो जाता है मीथेन। और यहाँ पर आ जाइए, अब आज का सवाल नोट कर लीजिए, बड़ा दिक्कत हो जाएगी, आप लोग सो जाइए थोड़ा सा, हमें पता है शरीर को थोड़ी सी ना मतलब वो देना चाहिए, रिलैक्स फील करवाना चाहिए। आज का सवाल नोट करिए, बहुत मेहनत नहीं है, मुझे पता है आप लोग थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, बीमार भी हो सकते हैं। तो विकल्प में विकल्प ही क्या, पहले तो ये बताइए, पहला क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? तीसरा क्वेश्चन हमारा है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है? अच्छा, जो भी बच्चा अच्छा क्वेश्चन की रिप्लाई करेगा, डिटेल में करेगा, उसके कमेंट हम आगे स्क्रीन पर कल दिखाएंगे, ठीक। और ये हो गया। और पितरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? चौथा हो गया। अच्छा, पांचवा हो गया, कौन सी नदी व्रंश घाटी से होकर के बहती है? व्रंश घाटी से होकर के बहती है। छठा क्वेश्चन, क्या पूछूं अब? अच्छा, साइंस का पूछ लेते हैं ना, ये तो और आसान सा। चूने के पानी का सूत्र क्या है? चूने के पानी का सूत्र, हाँ चलिए, नीला थोथा। नीला थोथा किसे कहते हैं? नीला थोथा कल मैंने परसों मैंने कराया था मैराथन में, ठीक है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है ये बताइए। अच्छा, मनरेगा जो योजना है, मनरेगा, ये कब से ये उत्पन्न हुआ, कैसे कैसे, पहले क्या था फिर कैसे बना और इसके अंतर्गत क्या होता है? आप ये दोनों, मनरेगा, प्रधानमंत्री, इसके बारे में डिटेल में बताइएगा। और ये सभी छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, आप लोग कल रिप्लाई कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद अगर जिसकी रिप्लाई बेस्ट होगी उसको स्क्रीन पर हम जरूर दिखाएंगे। तो इसी के साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। डेली आप सभी की क्लास का जो टाइम है आपको बताते चलते हैं। दोपहर, पता है 2 बजे वाली क्लास आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपका सच में जीएस और करंट तगड़ा तैयार करना है, तगड़ा तैयार करना है, तो आप ये 2 बजे की क्लास 100% ज्वाइन कीजिएगा। सर की क्लास होगी, बहुत ही सुपर डुपर हिट होती है। आप बच्चों से पूछेंगे, सबसे ज़्यादा उन्हीं की मेहनत का असर है। और 10 बजे वाली हम तो जिंदाबाद है, नहीं आएंगे तो ना घर से पीट पीट के बुला के लेके आएंगे। सही बता रहे हैं, नहीं तो वादे का हमारा छुमंतर हो जाएगा, फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर ये हो जाएगा, अरे मैडम तो ऐसे कह के एकदम से सब कुछ फुस फुस से, बस कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ही आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे फिर आपसे 10, ये रोज 10 बजे। अभी अभी का 10 क्या PM है भाई, आप लोग ना बड़ा मजाक करते हो। लोरी नहीं, अब्बे तो सुनाएंगे ना, भजन सुनाएंगे, हालत खराब होगी, लोरी सुना दें। वैसे ही अभी बेड पे पड़ते ही तुरंत नींद आ जाएगी, कोई जगाता रह जाए, आप लोग उठने वाले ना, लोरी की ज़रूरत नहीं है। नंदिनी सो जाओ बच्चे, चलो ठीक है सो जाओ, गुड नाइट। अच्छा अच्छा, बड़ा ब्लश वगैरह सब कर रहे हैं, एकदम से हंस हंस के बहा दे रहे हैं। चलिए मिलते हैं ना फिर कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जुड़िए और एकदम से अपनी सफलता निश्चित कीजिए। जूनियर का भूल जाइए, आगे बढ़िए और रुकना बिल्कुल भी नहीं। कॉन्टिन्यूटी हम ब्रेक ही नहीं होने देंगे, मार मार के पढ़ाएंगे। सही बता रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।